मैं जितना भी सोता हर घंटे मेरे शरीर की सॉल्ट बोन्स का 1 इंच टूट जाता था। इससे सेक्ट लीडर को इतना गुस्सा आया कि उसने असेंबली में टेबल तक तोड़ दी। उसने कसम खाई कि वो मुझे सेक्ट से निकाल देगा, लेकिन रुकने के बजाय मेरी हालत और भी खराब होती गई। मैं सीधा पहाड़ के पीछे अपने पुरखों के कब्रिस्तान में चला गया और पूरे 3 साल तक वहीं सोता रहा। आखिरकार मेरे शरीर की हर एक सॉल्ट बोन टूट गई और मैं अपाहिज हो गया। पूरे सेक्ट को लगने लगा कि अब मुझे बचाया नहीं जा सकता। यहां तक कि वो ठंडी और खूबसूरत सीनियर सिस्टर जिसने कभी मेरे साथ पार्टनर बनकर कल्टीवेशन करने का वादा किया था, वो भी मुझसे नफरत करने लगी और उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन अपने सपनों में मैं जोर से हंस रहा था, क्योंकि आखिरकार मैंने सिस्टम की एक्टिवेशन कंडीशन पूरी कर ली थी। असल में मैं नेचुरल सॉल्ट बोन्स के साथ पैदा हुआ एक बेमिसाल जीनियस था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अचानक ईयन ड्रीम सिस्टम जाग जाएगा। सिस्टम की एक्टिवेशन कंडीशन बहुत आसान थी। तब तक सोते रहो जब तक तुम्हारी हड्डियां टूटकर तुम्हारा शरीर दोबारा न बन जाए। इसी वजह से मैं इनर ग्रुप के टॉप डिसाइपल से ग्रुप का तयशुदा पूपर स्कूपर बन गया। हर दिन मैं या तो कछुओं को सीधा लेटकर आराम करना सिखाता था या स्पिरिट पेट्स के लिए कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करता था। इसी वजह से नए भर्ती हुए डिसाइपल्स हर दिन मुझे एक वार्निंग एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करते थे। वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं एक ऐसा हारा हुआ इंसान हूं जो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इन 10 सालों में जब मैं सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए सो रहा था, तब अपने सपनों में मैं पहले ही देवताओं और राक्षसों को मार चुका था। मैंने तो अपने सपनों में स्वर्ग की टांगें तक तोड़ दी थीं, और आज सपनों में सीखी गई मेरी सबसे बड़ी टेक्निक आखिरकार पूरी हो गई थी। ठीक जब मैं जागने वाला था, विलोवेल, वो जूनियर डिसाइपल जो हमेशा एक संत होने का नाटक करती थी, पूरे ग्रुप के सामने खड़ी हो गई और मुझ पर उसका पर्सनल पाउच चुराने का इल्जाम लगा दिया। अगले ही पल मेरी टूटी फूटी फूस की झोपड़ी का दरवाजा लात मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। हेवेंस पाथ सेक्ट के दर्जनों इन्फोर्समेंट डिसाइपल्स एक के बाद एक दुश्मनी भरे चेहरे के साथ अंदर घुस आए। जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो सभी उस इंसान को कोस रहे थे जो कभी एक शानदार जीनियस था, लेकिन अब इतना घिनौना और घटिया काम कर चुका था। सेक्ट के नए रूल्स के मुताबिक उसके हाथ पैर काट दिए जाने चाहिए थे। सेक्ट का कानून बहुत सख्त था। अगर किसी फीमेल डिसाइपल पर हमला होता तो उसे एनफोर्समेंट हॉल की पूरी प्रोटेक्शन मिलती थी, और अगर आरोप सच साबित हो जाता तो उसे कॉम्पेंसेशन के तौर पर एक टॉप ग्रेड मैरो क्लेंसिंग पिल और 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी मिलते थे। अगर जुर्म काफी गंभीर होता तो पीड़ित एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना भी इनर सेक्ट में शामिल हो सकती थी। इतना ही नहीं, वो सेक्ट की सबसे बड़ी सीक्रेट टेक्निक सिखाने वाले एक महान एल्डर की आखिरी डिसाइपल भी बन सकती थी। विलोवेल के नंबर 1 फैन बॉय के तौर पर ड्यूक स्टर्लिंग मुझ पर पागल कुत्ते की तरह टूट पड़ा। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और हर शब्द के साथ गुस्सा उगलते हुए कहा, रोवन एशफोर्ड, तुम कमीने, क्या तुमने विलो पर हमला किया? मैं अभी अभी ईयन ड्रीम से बाहर आया था और मेरी आंखों में अब भी आलस और आराम का भाव था। ड्यूक स्टर्लिंग की तीखी नजरों का सामना करते हुए मैंने बस हल्की सी उबासी ली और आलस से अपना हाथ हिला दिया। मेरा वो लापरवाह और बेपरवाह रवैया देखकर ड्यूक स्टर्लिंग का खून तुरंत खौल उठा। उसका गुस्सा सीधे सिर पर चढ़ गया। उसने अपनी कमर से थंडर वॉरब्लेड खींच ली और एक ही वार में मेरा सिर काटने वाला था, लेकिन उसके बगल में खड़े एक थोड़े ज्यादा समझदार डिसाइपल ने उसे पकड़कर कसकर रोक लिया। ब्रदर ड्यूक, शांत हो जाओ। रोवन अब भले ही अपाहिज हो चुका है, लेकिन वो कभी हमारे ग्रुप का नंबर 1 जीनियस था। भले ही उसने सच में कोई बड़ा जुर्म किया हो, लेकिन उसकी किस्मत का फैसला एल्डर थॉर्न को करना चाहिए। अगर तुमने उसे अभी मार दिया तो कोई सबूत नहीं बचेगा। फिर विलो अपना नाम कैसे साफ करेगी? ये सुनते ही भीड़ के पीछे छिपी विलोवेल ने तुरंत अपना परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। वो बारिश में भीगे फूल की तरह रोने लगी और उसकी आवाज हल्की हल्की सिसकियों से भर गई। मुझे पता है ब्रदर रोवन, तुमने कभी इस सेक्ट के लिए बहुत बड़े काम किए थे। अगर मेरी वजह से, जो सिर्फ एक मामूली आउटर डिसाइपल है, आप भाइयों को अपने ही एक साथी डिसाइपल को मारने की शर्मिंदगी उठानी पड़े, तो मैं इस असहनीय बेइज्जती को चुपचाप सहकर अपने अंदर दबा लूंगी। मैं यहीं जमीन पर अपना सिर पटक दूंगी, लेकिन मेरी वजह से आप में से किसी भी भाई को तकलीफ नहीं होने दूंगी। जैसे ही उसके मुंह से वो सोचे समझे शब्द निकले, ड्यूक स्टर्लिंग की बची खुची समझ भी खत्म हो गई। उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे चेलों को नजरअंदाज करते हुए उसने थंडर वॉरब्लेड उठाया और वो जानलेवा बिजली की तरह सीधे मेरे चेहरे की तरफ आ गिरा। सब रुक जाओ। ठीक उसी जरूरी पल में एल्डर थॉर्न सेक्ट पनिशमेंट एल्डर आसमान से उल्कापिंड की तरह सीन में आ उतरे। तुरंत सबके ऊपर एक भयानक प्रेशर छा गया, जिससे ड्यूक स्टर्लिंग का हमला वहीं रुक गया। एल्डर थॉर्न की बाज जैसी तेज आंखें ठंडेपन से पूरी भीड़ पर घूमी। ड्यूक स्टर्लिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद ही कानून तोड़कर सजा देने लगे? जहां तक रोवन एशफोर्ड की बात है, ये बदनाम चेला जिसने अपने टीचर्स और एंसेस्टर्स को धोखा दिया है, अगर इसने सच में विलोवेल को अपवित्र किया है तो मैं खुद इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा और इसे 1000 कट लगवाऊंगा। इसकी लाश शहर के गेट के ऊपर लटकी रहेगी। फिर एल्डर थॉर्न की नजर धीरे धीरे विलोवेल पर पड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका नाजुक शरीर कांप रहा था। तुम कह रही हो कि रोवन एशफोर्ड ने तुम पर हमला किया, क्या ये सच है? मौका देखते ही विलोवेल के घुटने अचानक मुड़ गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। लाल आंखों और पूरी तरह पक्के शिकायत भरे लहजे में उसने सिसकते हुए अपनी कहानी सुनाई। एल्डर थॉर्न, प्लीज सच्चाई देखिए।
अभी आधे घंटे पहले मैं पहाड़ के पीछे वाले कब्रिस्तान में गई थी। मैं अच्छे इरादे से ब्रदर रोवन को उसका महीने का भत्ता देने गई थी। मेरा इरादा बस उसे कुछ स्नैक्स देकर वापस आने का था, लेकिन रोवन जो आधी नींद में और होश में नहीं था, अचानक एक पागल जानवर बन गया और उसने मुझे कीचड़ में दबा दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया और बड़ी मुश्किल से बच पाई। प्लीज एल्डर थॉर्न, मुझे इंसाफ दिलाइए और इस जानवर को सजा दीजिए जो जानवर से भी बदतर है। आंसुओं के साथ कही गई उसकी बातों ने आसपास खड़े पुरुष चेलों को गुस्से से भर दिया, लेकिन एल्डर थॉर्न ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और शक भरी नजर से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सिर्फ बातों से कुछ साबित नहीं होता। क्या तुम्हारे पास कोई असली सबूत है? रोवन एशफोर्ड का शरीर अभी एक आम इंसान से भी कमजोर है। क्या वो सच में तुम जैसी कल्टिवेटर को हरा सकता है? इस पूरी कहानी में कुछ अजीब है। लेकिन विलोवेल जैसे पहले से इसके लिए तैयार थी। उसने तुरंत उस भूसे के ढेर की तरफ इशारा किया जहां मैं सोता था। सबकी नजर उसकी उंगली के पीछे गई और वहां उस घास के ढेर में जहां मैं सालों से सो रहा था, गुलाबी रंग की एक चमक दिखाई दी। वो एक गुलाबी साशे था जिस पर मैंडरिन डक्स की कढ़ाई बनी हुई थी। जैसे ही सबने उस साशे को देखा, पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। उस पर्सनल चीज को देखते ही एल्डर थॉर्न का बचा हुआ शक भी खत्म हो गया। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि रोवन एशफोर्ड सिर्फ एक अपाहिज ही नहीं बल्कि एक बिगड़ा हुआ इंसान भी था। जब ड्यूक स्टर्लिंग ने उस बेकार अपाहिज के बिस्तर पर उस लड़की की पर्सनल चीज देखी जिसकी वो पूजा करता था, तो जलन और गुस्से से उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। उसने एक बार फिर थंडर वॉरब्लेड उठाया और जानवर जैसी दहाड़ लगाते हुए मुझे 2 टुकड़ों में काटने के लिए आगे बढ़ा। ब्लेड की तेज रोशनी हवा को चीरती हुई सीधे मेरे सिर के ऊपर आ पहुंची, लेकिन मैं अभी अभी उस लंबे सपने से जागा था। जैसे ही मैंने ब्लेड को नीचे आते देखा, मैंने लापरवाही से उस चीज को उठा लिया जिसे मैं 3 साल से तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एक टूटा हुआ बांस का तकिया। असल में वो बस एक पुरानी बांस की नली थी जिसमें करीब 1 दर्जन वर्म होल्स थे। जैसे ही मैंने उसे घुमाया, मेरे सपनों से आई एक डरावनी ताकत जो आसमान और धरती का रंग बदल सकती थी, चुपचाप उस बांस के तकिए के चारों ओर लिपट गई। जो देखने में एक हल्का और बिना किसी मेहनत का ब्लॉक लग रहा था, उसने एक तारे के फटने जैसी तबाही की लहर छोड़ दी। एक तेज दरार के साथ आसमान में टूटने की भयानक आवाज गूंज उठी। ड्यूक स्टर्लिंग के हाथों में मौजूद वो घटिया किस्म का कीमती ब्लेड जिस पर उसे इतना गर्व था, टूटे हुए बांस के तकिए को छूते ही किसी नाजुक आइस पॉप की तरह टूट गया और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। एक भयानक झटका किसी गुस्से में भड़के जानवर की तरह मूठ से पलटकर आया और सीधे ड्यूक स्टर्लिंग के शरीर से टकराया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। पीछे की तरफ गिरते हुए उसने अपने ही अंगों के टुकड़ों के साथ मुंह भरकर खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह पीछे जा उछला, 300 साल पुराने पेड़ों को तोड़ता हुआ आखिरकार जाकर रुका। पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। सभी लोग बिना कुछ सोचे सदमे में हांफने लगे। पूरी तरह अविश्वास में वे मेरे हाथ में मौजूद टूटे हुए बांस के तकिए को घूर रहे थे। क्या ये पुराने जमाने से चली आ रही कोई डिवाइन आइटम थी या फिर किसी एकांत में रहने वाले मास्टर ने चुपके से उसे कोई बड़ा खजाना दिया था? यहां तक कि एल्डर थॉर्न जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा था, उसकी आंखें भी सदमे से कांप रही थीं। उसके चेहरे पर अविश्वास और उलझन दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। एक ही पल में वो मेरे सामने आ गया और मेरे हाथ से बांस का तकिया छीन लिया। लेकिन चाहे उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उसे कितनी भी बार स्कैन किया हो, यहां तक कि सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद भी वो सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा। ये सड़े हुए बांस के एक बेकार टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था। तुम लोगों में से कोई इतनी सुबह सो नहीं रहा है। मेरी कब्र पर पार्टी कर रहे हो क्या? जब सभी लोग हैरान खड़े थे, तभी थोड़े मजाक से भरी एक बेहद आलसी आवाज ने बड़े आराम से उस खामोशी को तोड़ दिया। मैं वहीं था, अभी तक आलस से स्ट्रेचिंग कर रहा था और अब आराम से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। मैंने अपने कपड़ों से सूखी घास झाड़ी। मेरा गला थोड़ा सूखा लग रहा था, इसलिए मैंने पौधों को पानी देने वाला करछुल उठाया और ठंडे पानी के कुछ घूंट पी लिए। डिंग बधाई हो प्लेयर, झरने का पानी पीने के लिए ड्रीम कल्टीवेशन कन्वर्जन रेट 1% बढ़ गया। डिंग बधाई हो प्लेयर, इयॉन ड्रीम को सहने के बाद तुम्हारे शरीर की हर टूटी हुई हड्डी पूरी तरह इयॉन ड्रीम बॉडी में बदल गई है। डिंग बधाई हो प्लेयर, तुम्हारी असली ताकत सामने आ गई है। अभी का कल्टीवेशन लेवल वॉइड ब्रेकर रेल्म के पीक पर पहुंच गया है। अपने मन में लंबे समय बाद सुनाई दिए सिस्टम नोटिफिकेशन को सुनकर मैंने खुशी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एल्डर थॉर्न का चेहरा तूफानी बादलों की तरह काला पड़ गया था। उसने मुझे घूरते हुए चिल्लाकर कहा, रोवन एशफोर्ड, क्या तुम जानते हो कि हेवंस पाथ सेक्ट में किसी फीमेल डिसाइपल का पर्सनल सामान जबरदस्ती छीनने और उस पर हमला करने की सजा मौत है? यह सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं हंस पड़ा। मेरी नजर भीड़ के बीच विलोवेल पर गई जो अभी भी रोने का नाटक कर रही थी। मैंने आसानी से उसकी आंखों में छिपी जीत और चालाकी की खतरनाक चमक पकड़ ली। साफ था, वो मेरी बेकार लाश पर कब्जा करना चाहती थी। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा,
एक एक कदम करके सुबह की शांत हवा में मेरे कदमों की आवाज डरावने तरीके से साफ सुनाई दे रही थी। तुमने अभी कहा कि मैंने तुम पर हमला किया। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे होठों के कोने पर मजाक भरी मुस्कान आ गई। तुम मुझे डिटेल में क्यों नहीं बताती? एक अपाहिज इंसान जिसके शरीर की हर हड्डी टूट चुकी थी, वो तुम्हें कीचड़ में कैसे गिरा सकता है? मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए कौन सी उंगली इस्तेमाल की और मैंने तुम्हारा साशे कैसे फाड़ा? विलो वेल का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ब्रदर रोवान, तुम इतने समय से पेन किलर की गोलियां खाकर जिंदा हो। कौन जानता है कि तुमने कोई तेज दवा ले ली हो और अचानक तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ गई हो कि तुम मुझे गिरा सको। तुमने मेरे कपड़े फाड़े, मेरा पर्सनल सैशे चुराया और उसे अपने बिस्तर में छिपा दिया। सबूत खुद बोल रहे हैं, क्या तुम अब भी इनकार करोगे? और ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए विलो वेल ने गुलाबी साशे पकड़ा और उसे अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठा लिया। सब कुछ होने के बाद क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब तुम्हारा कोई बहाना काम आएगा? मैंने उसके हाथ में मौजूद साशे को देखा, जिसमें से सस्ते पाउडर की बदबू आ रही थी। मेरी आंखों की ठंडक जैसे बर्फ बन गई। तुमने जानबूझकर मेरे घास के ढेर में एक पैकेट फेंका और अब उम्मीद कर रही हो कि ये गंदगी मेरे ऊपर लग जाएगी। क्या तुम्हारा ये लॉजिक यहां मौजूद हर इंसान की समझदारी की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती नहीं कर रहा? ये देखकर विलो वेल ने तुरंत अपना आखिरी तुरुप का पत्ता निकाल लिया। उसके घुटने जवाब दे गए और वो सीधे कीचड़ में गिर पड़ी। वो ऐसे रो रही थी जैसे उसका दिल टूट गया हो। ब्रदर रोवान, मैं एक मासूम औरत हूं। मैं कितनी भी बेरहम क्यों ना हूं, लेकिन कभी अपनी पवित्रता और इज्जत को किसी मजाक की तरह खतरे में नहीं डालूंगी। मुझे पता है कि अपाहिज बनने से तुम्हारा दिमाग बुरी तरह बिगड़ गया है, लेकिन तुम मेरी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब तुम रात को सपनों से जागते हो तो क्या तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगता? जैसे ही उसने कहा, सेम के साइज के आंसू मोतियों की टूटी माला की तरह तेजी से गिरने लगे। जिस इंसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो, उसका वो रूप जैसे वो शर्म के साथ जीने के बजाय अपनी जबान काट लेना चाहेगा। उसने तुरंत सबकी हमदर्दी जगा दी। रोवन एशफोर्ड, अगर तुम अभी भी मर्द हो तो जो तुमने किया उसे मान लो। हाँ, तो क्या हुआ? अगर तुम अब अपाहिज हो, साइको होना कोई बहाना नहीं है। अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर विलो से माफी मांगते हो पुराने जमाने की खातिर, तो हम तुम्हारे दोनों पैर तोड़ देंगे और तुम्हें पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। लेकिन अगर तुम मना करते रहे तो आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पक्का। चारों तरफ वो छोटे मोटे चेले जो कभी मुझे सीधे देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे, अब अपने नैतिक ऊंचे लेवल पर खड़े होकर मुझ पर बेतहाशा उंगलियां उठा रहे थे। मुझे नीचे गिरा हुआ देखकर लात मार रहे थे। एल्डर थॉर्न भी मुश्किल में फंसकर अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। एक तरफ एक जबरदस्त जीनियस जो अब एक रहस्यमयी चमत्कार बन गया है, रोवन एशफोर्ड खड़ा था। दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी जिसके पास मजबूत सपोर्ट था। हाउसवेल की विलो वेल ऐसे रो रही थी जैसे बेहोश हो जाएगी। अगर इसे ध्यान से नहीं संभाला गया तो ये निश्चित रूप से पूरे ग्रुप में अफरा तफरी मचा देगा। तभी ड्यूक स्टर्लिंग, जो मुश्किल से अपनी चोटों से उबरा था, रेंगता हुआ और मलबे से बाहर निकला। अपनी धसी हुई छाती को पकड़े हुए उसकी आंखें लाल थीं। वो मुझ पर पागलों की तरह दहाड़ा, रोवन एशफोर्ड, तुम राक्षस हो। तुमने न केवल विलो को अपवित्र किया बल्कि मेरे थंडरवॉर ब्लेड को नष्ट करने के लिए कोई शैतानी चाल चली। वो एक मध्यम दर्जे का खजाना था जो मेरे गुरु ने मुझे खुद दिया था, भले ही मुझे फटना पड़े। मेरा अपना सुनहरा दिल, मैं आज तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा। उसका घमंड पहले कभी इतना कुचला नहीं गया था और उसके गुस्से ने समझ का हर निशान जला दिया था। लेकिन मैंने पलक तक नहीं उठाई। मैंने बस अपनी गर्दन रगड़ी और बिखरी घास पर चलते हुए धीरे धीरे विलोवेल की तरफ बढ़ा। मैंने ऊपर से उसे देखा। मेरी आवाज इतनी सपाट थी जैसे मैं मौसम के बारे में पूछ रहा हूं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैंने तुम पर हमला किया? मैं विलोवेल के पक्का शब्द पूरा करने से पहले ही मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। क्रैक आवाज आसमान में बिजली कड़कने जैसी थी। विलोवेल का नाजुक सा दिखने वाला शरीर तुरंत पीछे की ओर उछला जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन से फटे कपड़ों का बोरा। वो हवा में पूरे 360 डिग्री घूमी, खून की फुहारें और कई टूटे हुए दांत पीछे छोड़ते हुए सीधे कब्रिस्तान की बाहरी पत्थर की दीवार से टकराई। उसका कभी सुंदर चेहरा आधा सूज गया था, लाल और फूला हुआ जैसे कोई रोटी हो, और उसके जबड़े की हड्डी में भी एक अजीब सी दरार आ गई। भीड़ में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जो चेले कुछ देर पहले मजाक उड़ा रहे थे, वे अब जमे हुए खड़े थे जैसे मुर्गियों का गला दबा हो, आंखें खुली हों, एक भी आवाज नहीं कर पा रहे हो। तुम अपाहिज, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? विलोवेल को पूरी जिंदगी लाड़ प्यार मिला था। हेवंस पाथ सेक्ट में शामिल होने के बाद भी इंटरसेक्ट एल्डर हाउसवेल को थोड़ी इज्जत देते थे। वो बस ये मान नहीं पा रही थी कि एक अपाहिज ने सबके सामने उसके चेहरे को इस हालत में पहुंचा दिया हो। कमजोरी का हर दिखावा छोड़कर वो एकदम पागल औरत बन गई। बाल बिखरे हुए थे और मुझ पर झपटते हुए चीख रही थी। मैं बिना कोई भाव दिखाए उसका बदसूरत रूप देख रहा था। मैंने अपना दाहिना पैर थोड़ा ऊपर उठाया, उसके पेट पर निशाना साधा और उसे लगभग लापरवाही से लात मारी। एक जोरदार आवाज हुई और विलोवेल का पूरा शरीर
पहले से 10 गुना तेजी से पीछे की ओर उछला और बहुत जोर से उड़ गया। उसने 6 सफेद मार्बल के खंभों को तोड़ दिया, जिनमें से हर एक 2 बड़े आदमियों जितना मोटा था, और आखिर में पहाड़ की चट्टान में जा धंसी उसके शरीर की हर पसली टूट गई थी। उसके अंदर के अंग बुरी तरह अपनी जगह से हट गए थे। चट्टान की दीवार में धंसी विलोवेल अपने ही अंगों के टुकड़ों के साथ मिला हुआ खून खांसती रही, फिर भी अपने टूटे हुए मुंह से बुरी तरह गालियां देती रही। तुम छोटे जानवर हाउसवेल इसे कभी जाने नहीं देगा। मैंने हिलना बंद नहीं किया। एक ही पल में मैं दूर से चमकता हुआ सीधा उसके सामने पहुंच गया। बिना कुछ और कहे मैंने घूमकर उसके चेहरे के दूसरे हिस्से पर भी जोरदार थप्पड़ मार दिया, जहां अभी तक कोई निशान नहीं था। क्रैक उस थप्पड़ के बाद विलोवेल को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसका पूरा शरीर बुरी तरह घूमता हुआ चट्टान की दीवार से जा टकराया। वो 1 दर्जन से ज्यादा बार घूमी, फिर जोरदार टक्कर के बाद उसके कानों में घंटियां बजने लगी, उसकी आंखें पलट गईं और वो बेहोश हो गई। उसका कभी खूबसूरत चेहरा अब इतना सूज चुका था कि उसकी अपनी मां भी उसे पहचान नहीं पाती। पूरा सीन इतना अजीब था कि डर से पागल हो चुके शिष्य भी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। विलोवेल हाल ही में सेट में शामिल हुई थी और उसकी कल्टीवेशन मुश्किल से फाउंडेशन बिल्डिंग के शुरुआती स्टेज तक पहुंची थी। मेरे सामने वो एक चींटी से भी कम थी। मेरा शरीर पहले ही दोबारा बन चुका था और मेरी कल्टीवेशन वॉइड ब्रेकर रेल्म के पीक पर थी। तुम बदतमीज जानवर, तुम मौत को बुला रहे हो। विलो का नंबर 1 फैन बॉय होने के नाते ड्यूक स्टर्लिंग अपनी पूजी जाने वाली देवी को इस हालत में पिटते देखकर पूरी तरह पागल हो गया। उसकी आंखें लगभग खून उगल रही थीं और वो बिना कुछ सोचे आगे बढ़ा, जैसे मौत से लड़ने के लिए तैयार हो। एल्डर थॉर्न का माथा सिकुड़ गया। उसे अब मेरे अंदर कुछ अजीब महसूस होने लगा था। एक ही झटके में वो गुस्से में ड्यूक स्टर्लिंग के सामने आ गया और जोर से चिल्लाया, जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती किसी को भी अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत नहीं है। अंकल थॉर्न, मेरे रास्ते से हट जाइए। अगर मैंने आज इस अपाहिज के 1000 टुकड़े नहीं किए तो मेरा कल्टीवेशन इंटेंट पूरी तरह टूट जाएगा और मैं इस जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसने अपने बड़े की इज्जत की भी परवाह नहीं की। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, रोवन एशफोर्ड को मारना और अपनी कीमती तलवार और अपनी प्यारी विलो का बदला लेना। जैसे ही एल्डर थॉर्न ने कल्टीवेशन इंटेंट टूटने की बात सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। कल्टीवेटर्स को सबसे ज्यादा डर अपने इनर डीमन के जड़ जमा लेने का होता था। अगर इतनी छोटी सी बात सेक्ट के एक जीनियस के कल्टीवेशन इंटेंट को नुकसान पहुंचा देती तो नुकसान बहुत बड़ा होता। अब हालात एक ऐसी रुकावट बन चुके थे जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। या तो रोवन एशफोर्ड मरता या फिर घुटनों के बल बैठकर ड्यूक स्टर्लिंग को अपने चेहरे पर पैर रखने देता, वरना एक बार इनर डीमन ने उस पर कब्जा कर लिया तो ड्यूक स्टर्लिंग का भविष्य हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। नुकसान और फायदे को तेजी से तौलने के बाद एल्डर थॉर्न ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से एक तरफ हट गया। ड्यूक स्टर्लिंग ग्रैंड एल्डर का सबसे प्यारा पर्सनल डिसाइपल था। अगर वो सच में बर्बाद हो गया तो ग्रैंड एल्डर के सेक्लूजन से बाहर आते ही उनका गुस्सा पक्का एल्डर थॉर्न पर ही निकलता। जहां तक रोवन एशफोर्ड की बात थी, वो एक बहिष्कृत इंसान था और पिछले 3 साल से अपाहिज था। अगर वो मर भी जाता तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। एल्डर की चुपचाप मंजूरी मिलते ही ड्यूक स्टर्लिंग का किलिंग इंटेंट अपने पीक पर पहुंच गया। उसने पास खड़े एक हैरान शिष्य से लंबी तलवार छीनी और चीखते हुए उसकी तेज धार से सीधा मेरे गले पर वार कर दिया। इस जानलेवा हमले का सामना करते हुए मैंने उसकी तरफ दोबारा देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मैंने लापरवाही से पास की कब्र से एक टूटी हुई अगरबत्ती उठा ली। उसी पल मेरे अंदर का सपनों जैसा शरीर दहाड़ते हुए जाग उठा। आंखों को चुभने वाली तेज सुनहरी रोशनी ऐसे फट पड़ी जैसे 10,000 साल से सोया हुआ ज्वालामुखी अचानक जाग गया हो। आसमान को चीरकर स्वर्ग और धरती को जोड़ देने जितनी ताकतवर तलवार की एनर्जी एक प्राचीन ड्रैगन की तरह दहाड़ते हुए जाग उठी। वो उफनते बादलों के बीच से बेतहाशा गरजती हुई सीधा ड्यूक स्टर्लिंग की तरफ बढ़ी। उसका शरीर हवा में ही अकड़कर जम गया। उसकी खून से भरी आंखों में अब सिर्फ ऐसा डर था जिसे वो चाहकर भी छिपा नहीं सकता था। वो आसमान को चीरती उस तलवार की एनर्जी को घूरता रहा। उसकी आवाज कांपने लगी और वो हकलाते हुए बोला, नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हारे पास तो क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की कल्टीवेशन भी नहीं बची है। फिर तुम इतनी डरावनी ताकत कैसे छोड़ सकते हो? उस दुनिया को हिला देने वाली हलचल ने तुरंत पूरे हेवन का पाथ सेक्ट को डरा दिया। अनगिनत सेक्ट डिसाइपल्स जो अभी भी सेक्लूजन में थे घबराकर अपनी जगहों से बाहर निकल आए। पहले उन्हें लगा कि कोई बड़ा डेमोनिक अटैक हो रहा है, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पहाड़ों के पार 1000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट्स बुरी तरह घबराकर भाग रहे थे। यहाँ तक कि सेक्ट का गार्जियन बीस्ट भी अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाए अपनी मान में दुबका हुआ कांप रहा था। विलोविल दर्द से चौंककर जागी। उसने सामने का सीन देखा और डर के मारे फिर से गीली हो गई। हवा में एक तेज तीखी गंध फैल गई। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ शब्द निकाले। ऐसा नहीं हो सकता, और सिर्फ वही नहीं थी, वहां मौजूद हर डिसाइपल बुरी तरह डर गया था। इतनी बड़ी घटना, पूरे हेवन का पाथ ग्रुप में एक भी इंसान, यहाँ तक कि उनके वो एंसेस्टर भी जो सालों से एकांत में रह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। क्या रोवन एशफोर्ड असल में कभी अपाहिज था ही नहीं? क्या कब्रिस्तान में सोए हुए ये 3 साल सिर्फ दिखावा थे? क्या वो सुअर के भेष में छिपा बाघ था?
सबको बेवकूफ बनाया गया था और उस पल जब सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, मैंने बस आलस से कुबासी ली। मैंने बिना कुछ सोचे पुरानी लकड़ी की छड़ी को आधा तोड़ दिया और अपने दांतों के बीच फंसा प्याज का एक टुकड़ा निकाला। मेरे पूरे हाव भाव से लापरवाही और बिना किसी शर्म का घमंड साफ झलक रहा था। एल्डर थॉर्न के कपड़ों का पिछला हिस्सा तुरंत ठंडे पसीने से भीग गया। एक कल्टीवेटर के तौर पर जो सॉइल स्टेज के शुरुआती लेवल पर था, वो किसी और से ज्यादा साफ तरीके से महसूस कर सकता था कि ये पावर कितनी डरावनी थी। ये एक ऐसा लेवल था जहां पहुंचने की वो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। इस लेवल के चमत्कार का सामना करते हुए उसे सच में लगा कि वो बस खड़ा होकर देख सकता है। तभी ड्यूक स्टर्लिंग बेकाबू डर के मारे जोर से कीचड़ में गिर पड़ा। वो पागलों की तरह झुककर रोने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। प्लीज महान पूर्वज, मुझे मत मारिए। मेरे गुरु सेक्ट ग्रैंड एल्डर हैं। अगर आपने मुझे मार दिया तो एकांत से बाहर आने के बाद वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा चेहरा बिना किसी इमोशन के खाली रहा। मैंने बस धीरे से अपना हाथ उठाया और हवा में हल्का सा दबाया। बूम बादलों को चीरती हुई वो विशाल सुनहरी तलवार की एनर्जी सीधे नीचे गिरी, जैसे भगवान की दी हुई कोई सजा हो। इस तबाही की ताकत के सामने हेवन का पाथ सेक्ट का विशाल गेट, जो 10,000 सालों से खड़ा था और जिस पर डिफेंसिव फॉर्मेशंस बने हुए थे, एक ही पल में टूटकर बिखर गया, उतनी ही आसानी से जैसे टोफू टूटकर बिखर जाता है। अनगिनत टन वजनी बड़े बड़े पत्थर उल्कापिंडों की बारिश की तरह नीचे बरसने लगे। सेक्ट की पूरी पहाड़ी जोर से हिलने लगी। एक तलवार का स्ट्राइक और गेट गिर गया। तलवार की एनर्जी मौत के तूफान की तरह चारों तरफ फैल गई। कितना डरावना प्रेशर है। हेवन का पाथ सेक्ट ने आखिर कब किसी भगवान जैसी ताकत को भड़का दिया। भागो, अगर हम अभी नहीं भागे तो हमारी राख तक नहीं बचेगी। ड्यूक स्टर्लिंग का शरीर उसके सारे ट्रेजर्स और आर्मर के साथ तलवार की एनर्जी की धार छूते ही धूल में बदल गया। वो हवा में उड़ते रेत के महल की तरह बिखर गया, टुकड़े टुकड़े होकर पूरी तरह गायब हो गया। उसका शरीर और आत्मा दोनों खत्म हो गया। वहां मौजूद हर कोई सदमे में जम गया था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उसे रोक सके। वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। यहां तक कि एल्डर थॉर्न, जो कुछ देर पहले इतने बेबस लग रहे थे, अब उनके पैर भी कमजोर पड़ चुके थे। वो डरे हुए बटेर की तरह एक कोने में सिकुड़ गए और बेकाबू होकर कांपने लगे। इस बीच हेवन का पाथ सेक्ट के अंदर मौजूद एंसेस्ट्रल स्पिरिट टावर में, जो 1,00,000 सालों से खड़ा था, 1 दर्जन से ज्यादा ग्रैंड एल्डर्स गहरे एकांत में थे। उन्होंने सालों से खुद को दुनिया से अलग कर रखा था और उनकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। उसी पल उन सभी ने एक साथ अपनी धुंधली आंखें खोल दी। उनके मुरझाए चेहरों पर ऐसा सदमा दिखाई दे रहा था जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दुनिया को खत्म करने वाली ऐसी पावर जो स्वर्ग की अपनी गड़गड़ाहट के बराबर थी, उसे आखिर कौन चला सकता था। ये पीछे वाले पहाड़ से आ रही थी। क्या रोवन एशफोर्ड को वहीं नहीं भेजा गया था? ये नामुमकिन है क्या? उस लड़के की हड्डियां 3 साल पहले नहीं टूट गई थीं? वो अभी जो पावर दिखा रहा है, उसके सामने सोल सेवरिंग स्टेज के पीक पर मौजूद कोई मॉन्स्टर भी उसके एक हल्के से वार से नहीं बच पाएगा। उसके शब्द भी धुंधले नहीं पड़े होंगे। पूरे एंसेस्ट्रल स्पिरिट टावर में रखी हजारों एंसेस्ट्रल टैबलेट्स अचानक जोर जोर से हिलने लगीं। हर एक टैबलेट से तेज गूंजने वाली आवाज निकलने लगी। ये देखकर टावर की रखवाली कर रहे ग्रैंड एल्डर सदमे से पीले पड़ गए। सेक्ट की स्थापना के बाद से लाखों सालों में कोई भी डिसाइपल पूर्वजों की सोई हुई आत्माओं को इतनी जोर से जगाने में कामयाब नहीं हुआ था। आखिर उसने किया क्या था? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, हजारों पूर्वजों की टैबलेट से तेज स्पिरिचुअल लाइट निकली और एक ही झटके में टावर के ऊपर लगी। सील को तोड़कर बाहर निकल गई। वे टूटते तारों से भरे आसमान में बदल गईं और उस कब्रिस्तान की तरफ तेजी से बढ़ने लगीं जहां मैं खड़ा था। ये बुरा हुआ पूर्वजों की आत्माएं भाग रही हैं। एल्डर वॉस दूसरे ग्रैंड एल्डर्स को लीड कर रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने तुरंत एक मुंह भर खून उगला और उन्हें रोकने के लिए फॉर्मेशन को जबरदस्ती एक्टिवेट कर दिया। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी सील्स बनाई और कितनी भी मैजिक टेक्निक्स इस्तेमाल की, उन आत्माओं ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्हें अपना असली राजा मिल गया हो। उन्होंने अपने ही वंशजों के आदेशों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जल्दी करो, एंशिएंट सेक्ट बेल बजाओ, सेक्ट लीडर को जगाओ। लेकिन सेक्ट लीडर वॉइड रिटर्न रेल्म में एक जरूरी ब्रेक थ्रू के बीच में है। उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। भूल जाओ, अगर हमने उन्हें अभी नहीं बुलाया तो हमारे सेक्ट की लाखों सालों से जमा की गई विरासत उस लड़के के हाथों खत्म हो जाएगी। जाओ अभी। ग्रैंड एल्डर्स घबराहट में पैर पटकने लगे। उनकी आंखें इतनी फैल गई थीं जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। बाहर सभी डिसाइपल्स अपनी जगह जमे हुए खड़े थे और आसमान में हो रहे नजारे को घूर रहे थे। अनगिनत पूर्वजों की आत्माएं चमकती हुई रोशनी के गोलों में बदल गईं। वे अबाबिल पक्षियों की तरह अपने घोंसलों में लौटते हुए नीचे झपट रही थीं और मेरे पीछे मंडरा रहे। इयोन ड्रीम फैंटम में पागलों की तरह समाती जा रही थीं। हे भगवान, ये सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्टर्स की आत्माएं हैं। उसने सच में उन सभी को बुला लिया। क्या रोवान सच में इंसान है या वो किसी तरह का भूत है? हजारों डरी हुई नजरों का सामना करते हुए मैंने बस अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। मेरे होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। मैं इयोन ड्रीम का भगवान हूं। आज यहाँ कौन मुझे मौत की सजा देने की हिम्मत करेगा और कौन उसे अंजाम दे सकता है? जैसे ही मेरी हद से ज्यादा घमंडी घोषणा पूरी भीड़ पर छा गई। विलो वेल अभी भी कीचड़ में पड़ी हुई थी और सिर से पैर तक पत्ते की तरह कांप रही थी।
हद से ज्यादा डर ने पहली बार उसके दिमाग को तेजी से चलने पर मजबूर कर दिया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने दांत भींचकर इस झूठ को किसी भी कीमत पर बनाए रखना, क्योंकि अगर उसने कभी रोवन एशफोर्ड को फंसाने की बात मान ली तो भले ही उसने उस पर एक उंगली तक ना उठाई हो, सेक्ट एनफोर्समेंट हॉल उसकी स्किन नोच लेगा, उसी जगह उसके टेंडन्स खींच लेगा, उसकी आंखें निकाल देगा, उसके मुंह का एक एक दांत तोड़ देगा, उसकी आत्मा को शरीर से बाहर खींच लेगा और उसे 10,000 सालों तक 9 अबिस हेलफायर में जलाता रहेगा। बचने के लिए विलो वेल के होठों के कोने अचानक एक ऐसी मुस्कान में बदल गए जो किसी भी रोने वाले चेहरे से कहीं ज्यादा बदसूरत थी। मैं बेशर्मी से रोवन एशफोर्ड से चिपक जाऊंगी और उससे शादी कर लूंगी। उसकी ताकत अभी पूरे सेक्ट को कुचल सकती है। वो हेवेंस पाथ सेक्ट को तबाह कर सकता है और कोई एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वो बस अपनी कहानी बदल दे और दावा करे कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी और वे दोनों बस किसी तरह का इंटीमेट गेम खेल रहे थे, तो वो न सिर्फ सजा से बच सकती थी बल्कि तुरंत इस बेमिसाल किलिंग गॉड की मेन कल्टिवेशन पार्टनर भी बन सकती थी। तब पूरे हेवेंस पाथ सेक्ट के सभी कल्टिवेशन रिसोर्सेज उसके लिए उपलब्ध होते। ये किसी फैनबॉय की देवी बनने से कहीं बेहतर भविष्य था। जैसे ही विलोवेल मेरी तरफ झपटने वाली थी, रुको! आसमान के दूर एक कोने से अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी जो डाव की आवाज जैसी लग रही थी। अंतरिक्ष का ताना बाना फट गया, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे पकड़कर चीर दिया हो। बैंगनी और सुनहरे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके सिर पर सूरज, चांद और सितारों से सजा ताज था, टूटे हुए वॉइड से धीरे धीरे बाहर निकला। उसके चारों तरफ कुदरत के नियमों के घने टुकड़े घूम रहे थे और उसकी आंखों की हर पलक झपकने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे तारे पैदा हो रहे हों और मर रहे हों। सभी जीवित चीजों के प्रति उसकी भयानक नफरत भरी ऑरा ने वहां मौजूद हर शिष्य को दबा दिया, जिससे वे खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़े। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हेवेंस पाथ सेक्ट का सेक्ट लीडर था, जो पूरे ईस्ट में वॉइड रिटर्न रेल्म के सुप्रीम मास्टर ग्रैंड मास्टर स्काईरीच के नाम से मशहूर था। उसके जैसे ताकतवर इंसान की नजर में वाव ब्रेकर रेल्म बस थोड़ी ज्यादा मजबूत चींटी से बढ़कर कुछ नहीं था, जिसे वो एक ही बैकहैंड स्ट्राइक से कुचल सकता था। सेक्ट लीडर को खुद आते देखकर एल्डर थॉर्न को लगा जैसे उसकी जान बच गई हो। वो सबसे पहले घुटनों के बल गिरा और अपना माथा जोर से कीचड़ में दबा दिया। सेक्ट लीडर का स्वागत है। आसपास मौजूद डरे हुए शिष्य अचानक अपनी हैरानी से बाहर आए और अपनी आखिरी उम्मीद पकड़ने की तरह जल्दी जल्दी झुकने लगे। ये शिष्य सेक्ट लीडर का स्वागत करते हैं। ग्रैंड मास्टर स्काईरीच ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे। वो किसी भगवान की तरह खड़े होकर दुनिया को देख रहे थे, जबकि उनकी ठंडी नजर टूटे फूटे पहाड़ पर टिकी हुई थी। थॉर्न, मुझे समझाओ, आखिर यहाँ हुआ क्या था? एल्डर थॉर्न ने पूरी बात बताने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि विलोवेल, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, टुकड़ों के लिए लड़ते किसी भूखे कुत्ते की तरह आगे बढ़ी और चारों पैरों पर रेंगते हुए ग्रैंड मास्टर स्काईरीच के पैरों तक पहुंच गई। उसने फिर से अपनी पुरानी चाल चली, नाटक करते हुए निराशा में रोने लगी और वही झूठ दोहराने लगी जिसका इस्तेमाल उसने मुझे फंसाने के लिए किया था। बस इस बार उसने बातों को और भी चढ़ाकर बताया। सेक्ट लीडर, प्लीज सच देखिए। रोवन एशफोर्ड ने अपनी नई मिली ताकत से कमजोरों को धमकाया है। उसने अपनी वापस मिली कल्टीवेशन का इस्तेमाल न सिर्फ मुझ पर हमला करने के लिए किया, बल्कि सबके सामने ब्रदर ड्यूक स्टर्लिंग को भी मार डाला। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर स्काईरीच की भौहें तेजी से तन गईं। उसकी आंखें किसी खाई की तरह गहरी थीं और उनमें मौजूद खतरनाक बर्फीली चमक मुझ पर टिक गई। मैंने लापरवाही से अपनी नाक उठाई। रोवन एशफोर्ड, जो ये कह रही है, क्या वो सच है? हेवेंस पाथ सेक्ट के नियम मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अगर तुमने सच में इतना बड़ा जुर्म किया है तो भले ही तुम कभी कितने भी होशियार रहे हो, आज तुम इस जगह से जिंदा नहीं जा पाओगे। वॉइड रिटर्न रेल्म के एक मास्टर की इस पूछताछ का सामना करते हुए मैंने अपनी उंगली से थोड़ी मिट्टी झाड़ी और बेफिक्री से एक ठंडी हंसी हंसा। ये पागल कुत्ता अपने मन में आने वाली कोई भी बकवास उगल रहा है और तुम पूरे सेक्ट के इतने ताकतवर लीडर होकर सच में इसकी बात पर यकीन कर रहे हो? क्या अकेले रहते रहते तुम अपना दिमाग कहीं पीछे छोड़ आए हो? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, भीड़ हैरानी से बड़बड़ाने लगी। सभी मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी चलते फिरते मरे हुए आदमी को देख रहे हों। वॉइड रिटर्न रेल्म के सेक्ट लीडर की सबके सामने खुलेआम बेइज्जती करने के लिए इस लड़के का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका होगा। सेक्ट लीडर, मैं एक पवित्र और अविवाहित औरत हूं। मैं उसे फंसाने के लिए अपनी पवित्रता को खतरे में कैसे डाल सकती हूं? रोवन एशफोर्ड में ये सब करने की हिम्मत है, लेकिन मानने की हिम्मत नहीं। वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। जैसा जैसा उसने उम्मीद की थी, ग्रैंड मास्टर स्काईरीच का चेहरा उदास हो गया, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं था। सच का पक्का पता लगाने के लिए उसने ठंडी आवाज में कहा, जब दोनों तरफ से अलग अलग कहानी बताई जा रही है तो मैं तुम दोनों की यादें देखने के लिए सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। एक नजर में सच साफ हो जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, विलोवेल, जो अभी तक मन ही मन खुश हो रही थी, अचानक पीली पड़ गई, जैसे उसने कोई गंदी चीज निगल ली हो। वो भूल गई थी कि रोवन एशफोर्ड की ताकत अब समझ से बाहर थी, इसलिए सोल सर्च का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके जैसी कमजोर फाउंडेशन वाली किसी इंसान की यादें जैसे ही सर्च की जाती, उसके हर बुरे झूठ और साथी शिष्य को फंसाने की हर हरकत पूरे ग्रुप के सामने आ जाती। फिर कुछ भी छिपा नहीं रहता और उसके बाद उसे सांपों के गड्ढे में फेंक दिया जाता, जहां 10,000 जहरों का दर्द उसके दिल को अंदर से खाते हुए उसे तड़पाता रहता।
बुरी तरह घबराई विलोवेल का दिमाग तेजी से चलने लगा और उसने अचानक कुछ बेहद चौंकाने वाला किया। उसने अपने बालों से हेयरपिन निकाली और उसे अपनी कैरोटिड आर्टरी पर जोर से दबाते हुए आंसुओं के बीच चिल्लाई। उसने अपने बालों से हेयरपिन निकाली और उसे अपनी कैरोटिड आर्टरी पर जोर से दबाते हुए आंसुओं के बीच चिल्लाई, सेक्ट लीडर रुको प्लीज। असल में सच तो ये है कि मैंने कभी ब्रदर रोवन को दोष नहीं दिया। मैं इस पूरे समय चुपके से उनसे प्यार करती रही हूँ। आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में कदम उठा लिया। अगर वो मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार है तो मैं इस पूरे मामले को हमेशा के लिए दबा दूंगी और फिर कभी इसके बारे में बात नहीं करूंगी। उस धमाकेदार ऐलान ने आसपास मौजूद सभी डिसाइपल्स को पूरी तरह हैरान कर दिया और सब चुप हो गए। वाह, क्या ये सच में अभी हुआ? विलो रोवन की जान बचाने के लिए अपना पूरा भविष्य छोड़ने को तैयार थी। वो उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर रही थी। कितना दिल छू लेने वाला था। विलो जैसी समर्पित औरत से शादी करने का मौका मिलना रोवन के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट था। रोवन, तुमने अभी तक हाँ क्यों नहीं कहा? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? अपने आसपास की भीड़ की बेवकूफी भरी बातें सुनकर मैं विलो और ऑस्कर को वहीं खत्म कर सकता था। इस औरत की बेशर्मी की कोई हद नहीं थी। ये सब सुनकर ग्रैंड मास्टर स्काईरीच की तनी हुई भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। असल में वो ऐसे समय में एक ऐसी होनहार लड़की को खोना नहीं चाहते थे जिसने अभी अभी अपनी पावर वापस हासिल की थी, क्योंकि वो लड़की खुद इस मामले को जाने देने के लिए तैयार थी। इसलिए उसकी बात मान लेना सबसे आसान तरीका लग रहा था। वो मेरी तरफ मुड़े और नरमी से बोले, रोवन एशफोर्ड, क्योंकि विलो ने इतनी समझदारी और नरमी दिखाई है, अगर तुम उसे अपना कल्टिवेशन पार्टनर बनाने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा और आज तुम्हारे मर्डर के जुर्म को माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो मुझ पर दया न दिखाने का इल्जाम मत लगाना। इस जहरीली और बेकार औरत से शादी करूं? तुम सपना देख रही हो। सबके सामने खुद को बेकार कहलाते सुनकर विलो गुस्से से कांप उठी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसके पास ये नाटक जारी रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हेयरपिन ने उसकी गर्दन की स्किन को काट दिया। जब तुम जिम्मेदारी लेने से ही मना कर रहे हो तो मेरे जीने का क्या मतलब है? मैं अभी वही करूंगी जो मेरा दिल कह रहा है। ग्रैंड मास्टर स्काईरीच का चेहरा ठंडा पड़ गया और वो तेज आवाज में चिल्लाए, रोवन एशफोर्ड, ये औरत मरने से भी नहीं डरती, फिर भी तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं है क्या? तुमने सच में थोड़ी सी भी शराफत नहीं छोड़ी? मैंने खुद को सही समझने वाले इन बेवकूफों की भीड़ को ठंडी नजरों से देखा और 3 साल से दबा हुआ गुस्सा आखिरकार मेरे अंदर फूट पड़ा। बहुत हो गई बातें, बस उसकी सोल सर्च करो। अभी उसकी मेमोरीज सर्च करो। एक बार उसकी सोल सर्च होते ही सच सामने आ जाएगा। अगर तुम ऐसा करने से मना करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ही कुछ छिपाने के लिए है। सेक्ट लीडर को इस तरह घिरा हुआ और बेइज्जत होते देखकर एल्डर थॉर्न तुरंत बीच में कूद पड़े और मेरे चेहरे की तरफ उंगली करके बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को क्या समझते हो जो सेक्ट लीडर को इस तरह ऑर्डर दे रहे हो? सेक्ट लीडर तुम पर रहम करके तुम्हें बचने का रास्ता दे रहे हैं और तुम इतने घमंडी हो रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि थोड़ी सी पावर मिल जाने से तुम एक वॉइड रिटर्न रियल मास्टर के सामने मनमानी कर सकते हो? सेक्ट लीडर, प्लीज ब्रदर रोवान को दोष मत दीजिए। वो सिर्फ इसलिए कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि अभी परेशान हैं। एक बार जब वो शांत हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कि वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएंगे। ग्रैंड मास्टर स्काईरीच ने खुशी से सिर हिलाया। उन्हें ठीक इसी तरह के समझदार डिसाइपल्स पसंद थे जो सबकी इज्जत बचाना जानते हों। वो अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़े थे। उनके बैंगनी सुनहरे कपड़े बिना हवा के अपने आप हिल रहे थे और उनके शरीर से जिंदगी और मौत पर सबसे बड़े अधिकार की ऑरा निकल रही थी। रोवन एशफोर्ड, जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो अब मैं सेक्ट लीडर के तौर पर अपने अधिकार से ऐलान करता हूं कि तुम्हारी और विलो की सगाई हो चुकी है। ये मामला आज यहीं खत्म होता है। अब कोई इसके बारे में दोबारा बात नहीं करेगा। सेक्ट लीडर का आदेश सुनते ही उसका गुनाह पूरी तरह दब गया। विलो का दिल, जो अब तक उसके गले में अटका हुआ था, आखिरकार अपनी जगह पर वापस आ गया। जब तक कोई सोल सर्च नहीं होती वो सुरक्षित थी। वो न सिर्फ इस मुसीबत से बच गई थी बल्कि अब खुलेआम रोवन एशफोर्ड जैसे ताकतवर इनाम पर दावा भी कर सकती थी। उसने अभी से सेक्ट में सिर ऊंचा करके चलने और शान से खास जिंदगी जीने की कल्पना करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने ग्रैंड मास्टर स्काईरीच को बस ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हूं। हेवेंस पाथ सेक्ट का महान और ताकतवर सेक्ट लीडर आखिरकार एक अंधा बूढ़ा बेवकूफ निकला जो दूसरों का फायदा उठाता था। तुम्हारे जैसे बेकार और अंधे लीडर के रहते ये ग्रुप कभी न कभी बर्बाद हो ही जाएगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये बहुत लापरवाह था। वो हद से बहुत आगे निकल गया था। एक वॉइड रिटर्न रेल मास्टर की तरफ सीधे इशारा करके उसे अंधा बूढ़ा बेवकूफ कहना। ग्रैंड मास्टर स्काईरीच का चेहरा घड़े के तले की तरह काला पड़ गया। उसके माथे पर एक के बाद एक नसें उभर आईं। वो बस चुपचाप सब कुछ सुलझाना चाहता था ताकि ये पूरा मामला खत्म हो जाए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रोवन एशफोर्ड पूरे ग्रुप के सामने उसकी इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाने की हिम्मत करेगा। तुम छोटे जानवर, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन जब तुम मरने के लिए इतने बेचैन हो तो आज मैं खुद तुम्हें ग्रुप से साफ कर दूंगा। तुम्हारे जैसे घमंडी और बदनाम इंसान को, जिसे अपनी जगह तक नहीं पता, मैं बिखरी हुई धूल के अलावा कुछ नहीं रहने दूंगा। एक जोरदार धमाके के साथ जैसे ही ग्रैंड मास्टर स्काईरीच का गुस्सा फूटा, स्पिरिचुअल एनर्जी की एक भयानक ताकत जो आसमान और जमीन का रंग बदलने के लिए काफी पावरफुल थी,
उसकी हथेली में तेजी से इकट्ठा होने लगी। दुनिया खत्म कर देने वाले उस प्रेशर ने तुरंत आसपास मौजूद दर्जनों डिसाइपल्स को खून की उल्टी करते हुए पीछे की तरफ उड़ा दिया। बाकी सभी डिसाइपल्स डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। वे बुरी तरह झुककर रहम की भीख मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे इस हमले के आफ्टर शॉक में न फंस जाएं। वो लड़का खत्म हो गया। सेक्ट लीडर अब सच में बहुत गुस्से में है। ये एक वॉइड रिटर्न रेल मास्टर का दुनिया खत्म कर देने वाला हमला है। वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, सेक्ट लीडर के एक भी वार से बच नहीं सकता। पूरे पहाड़ को गिरा देने वाले इस पावरफुल हमले का सामना करते हुए मैं बिना किसी परेशानी के बस हल्का सा मुस्कुराया। उसी पल सिस्टम की ठंडी और जानी पहचानी नोटिफिकेशन की आवाज एक बार फिर मेरे दिमाग में गूंजी। डिंग, पता चला प्लेयर को एक वॉइड रिटर्न रेल्म एक्सपर्ट ने टारगेट किया है। इयॉन ड्रीम काउंटर अटैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया है। रिवॉर्ड सॉवरेन टियर कल्टिवेशन का टेम्पररी एक्सेस 1 मिनट के लिए। डिंग, बधाई हो। प्लेयर मौजूदा कल्टिवेशन लेवल महायाना रेल्म के पीक पर पहुंच गया है। अपने अंदर उस जबरदस्त ताकत को महसूस करते हुए जो यूनिवर्स को लगभग 2 हिस्सों में बांट सकती थी, मेरे चेहरे पर मजाक और भी साफ दिखाई देने लगा। मैंने हथियार उठाने की भी जहमत नहीं की। ग्रैंड मास्टर स्काईरीच के जानलेवा वार का सामना करते हुए मैंने बस धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। जब दोनों ताकतें हवा में आमने सामने टकराईं तो एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। उस टक्कर से निकली शॉकवेव ने तुरंत पूरे पिछले पहाड़ को तहस नहस कर दिया। उड़ती हुई धूल के बीच सभी को लगा कि मैं पूरी तरह खत्म हो चुका हूं, लेकिन जब आखिरकार धूल छटी तो सबके कानों में एक चिढ़ाने वाली आवाज साफ सुनाई दी। बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास, तुम एक वॉइड रिटर्न रेल्म मास्टर हो। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया या कुछ और? सभी लोग हैरानी से देखने लगे। मैं अभी भी ठीक उसी जगह खड़ा था जहां पहले था। मेरे रोप का एक कोना तक अपनी जगह से नहीं हिला था। इस बीच कभी अछूत माने जाने वाले ग्रैंड मास्टर स्काईरीच को 1 दर्जन से भी ज्यादा कदम पीछे धकेल दिया गया था। उसके हर कदम के साथ नीचे की ठोस चट्टान पर एक गहरा निशान बन गया था। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें सदमे और डर से भरी थीं, जिन्हें वो चाहकर भी छिपा नहीं पा रहा था। ये नामुमकिन है। तुमने अपने शरीर के अलावा किसी भी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल तक नहीं किया। तुम मेरे जानलेवा वार को कैसे रोक सकते हो? और सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद हर कोई इस नजारे पर यकीन न कर पाने की हालत में था। इसने कल्टीवेशन के बारे में उनकी पूरी समझ को चकनाचूर कर दिया था। मैंने आलस से अंगड़ाई ली, एक उबासी ली और कहा, जब तुम्हारा काम हो गया है तो मुझे लगता है अब मेरी बारी है। इयॉन की आत्माओं, मेरा हुक्म मानो और फॉर्मेशन बनाओ। जैसे ही मेरा हुक्म गूंजा, आसमान में मौजूद हजारों पूर्वजों की आत्माओं की रोशनी अचानक सूरज से भी ज्यादा तेज हो गई। अनगिनत आत्माएं आसमान में घूमने लगीं और एक विशाल फॉर्मेशन बनाने लगीं जो इतनी बड़ी थी कि पूरे आसमान को ढक सकती थी। जैसे ही उस फॉर्मेशन में जान आई, उसने अपने आसपास की 10 लाख मील की दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तुम सच में पुराने जमाने के लोगों की आत्माओं को फॉर्मेशन बनाने का हुक्म दे सकते हो? ग्रैंड मास्टर स्काईरीच अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने तुरंत अपनी सोल बाउंड फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाली और ऊपर बनी फॉर्मेशन पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। लेकिन सोल से बनी ये फॉर्मेशन अटूट थी। उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड ने उस पर वार किया, लेकिन एक सफेद निशान तक नहीं छोड़ पाई। खनक 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 आसमान में चिंगारियां बिखर गईं। ग्रैंड मास्टर स्काईरीच ने चाहे कितनी भी ताकत से हमला किया हो, वो फॉर्मेशन पहाड़ की तरह अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही। उल्टा उससे और भी भयानक दबाव निकलने लगा, जिसने बिना किसी रहम के उसे पूरी तरह दबा दिया। एक सेक्ट लीडर होते हुए तुमने एक अपराधी को बचाया और सही को गलत बना दिया। आज इस सेक्ट के सभी पूर्वजों की तरफ से मैं तुम्हें एक नाकाबिल वंशज को सही सबक सिखाऊंगा। मैंने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। मैं ऐसे खड़ा था जैसे कोई देवता पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहा हो, और फिर मैंने ठंडे स्वर में दिव्य सजा सुनाई। गिरो। एक जोरदार धमाका हुआ। हजारों हजार सोल्स एक ऐसी रोशनी के खंभे में बदल गईं जो सब कुछ खत्म कर सकती थी, और उसने ग्रैंड मास्टर स्काईरीच को पूरी तरह निगल लिया। एक समय के अछूत सेक्ट लीडर ने दर्द से चीख मारी। उसका प्रोटेक्टिव ऑरा तुरंत टूट गया। उसकी सोल बाउंड फ्लाइंग स्वॉर्ड एक दर्द भरी आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गई। उसका पूरा शरीर किसी डोर कटी पतंग की तरह नीचे जा गिरा। चारों तरफ खून बिखर गया और वो जोर से नीचे पड़े मलबे से टकराया। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। वॉइड रिटर्न रेल्म का एक मास्टर पूरे सेक्ट का सबसे ताकतवर कल्टिवेटर सिर्फ एक ही वार में हार गया था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो दुनिया की कोई भी चीज उन्हें इतनी बेतुकी बात पर यकीन नहीं दिला सकती थी। ग्रैंड मास्टर स्काईरीच मलबे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसकी हालत बेहद खराब थी। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सोल जलाकर मुझे भी अपने साथ नीचे ले जाने वाला था। सब लोग रुक जाओ मेरे नाम पर। एक ठंडी और दूर से आती आवाज, जो सबसे ऊंचे स्वर्ग से आने वाले दिव्य संगीत जितनी खूबसूरत थी, अचानक पूरे आसमान में गूंज उठी। साफ आसमान से बर्फ गिरने लगी और खाली हवा में धीरे धीरे बर्फ और पाले से बना एक विशाल कमल खिल गया। बर्फ से भी ज्यादा सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत, जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था, नंगे पैर उस पाले के कमल पर खड़ी थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई देवी सबसे ऊंचे स्वर्ग से इस दुनिया में उतर आई हो। उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा ग्रैंड मास्टर स्काईरीच की ऑरा से 100 गुना ज्यादा डरावनी थी।
जैसे ही वो औरत दिखाई दी, ग्रैंड मास्टर स्काईरीच की आंखों में मौजूद पागलपन तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह बेहिसाब हैरानी और डर ने ले ली। अपनी गंभीर चोटों को नजरअंदाज करते हुए वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। नमस्ते सीनियर सिस्टर। एम्प्रेस सेलीन हेवंस पाथ सेक्ट की असली नंबर 1 पावर हाउस, एक जीती जागती लेजेंड जिसने 500 साल अकेले कल्टिवेशन में बिताए थे। एम्प्रेस सेलीन, वहां मौजूद हर एल्डर और डिसाइपल ने ऐसा दबाव महसूस किया जो सीधे उनकी सोल्स पर असर डाल रहा था। वे सभी एक साथ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। नमस्ते ग्रैंड एंसेस्टर। एम्प्रेस सेलीन ने ग्रैंड मास्टर स्काईरीच की तरफ एक नजर तक नहीं डाली। उनकी आंखें ठंडी और किसी भी इंसानी भावना से खाली सीधे मुझ पर टिक गईं। जिस पल हमारी नजरें मिली, मुझे भी एक बेहद खतरनाक ठंडक महसूस हुई। आपने अभी जो किया वो कुछ ज्यादा ही था, एम्प्रेस सेलीन ने धीरे से कहा। उनकी आवाज अजीब और सबसे अलग थी। अपनी सीनियर सिस्टर को, रोवन एशफोर्ड को डांटते हुए सुनकर ग्रैंड मास्टर स्काईरीच का हौसला तुरंत बढ़ गया। वो अपना पक्ष रखने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ा। सीनियर सिस्टर, इस बदनाम रोवन एशफोर्ड ने न सिर्फ अपने साथी डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हमारे पूर्वजों की सोल्स को कंट्रोल करने के लिए डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल किया और मुझे घायल भी किया है। उसने एक फीमेल डिसाइपल विलो वेल को भी अपवित्र करने की कोशिश की। ऐसे विलन को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए ताकि सेक्ट के कानूनों को बनाए रखा जा सके। उसे पूरा यकीन था कि एम्प्रेस सेलीन के यहां होने से रोवन एशफोर्ड की मौत अब तय थी। लेकिन एम्प्रेस सेलीन ने बस अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और उसे ऐसे देखा जैसे किसी लाश को देख रही हो। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी थी? सिर्फ उस एक वाक्य से ग्रैंड मास्टर स्काईरीच ऐसे लड़खड़ाया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। मुंह से खून निकालते हुए वो 100 मीटर पीछे जा गिरा। उसने डर के मारे अपनी हालत देखी और फिर दोबारा आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। एम्प्रेस सेलीन की नजर धीरे धीरे विलो वेल के चेहरे पर पड़ी, जो निराशा से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी नफरत की एक झलक थी। उस औरत की ऐसी घटिया एक्टिंग सिर्फ तुम जैसे बेवकूफों को ही धोखा दे सकती है। उसने एक ही नजर में विलो वेल का झूठ पकड़ लिया था। ये शब्द सुनते ही विलो वेल की आंखें पलट गईं और वो डर के मारे बेहोश हो गई। एम्प्रेस सेलीन ने अपनी नजर वापस मेरी तरफ घुमाई। उनकी आवाज अभी भी ठंडी थी, लेकिन उसमें हल्की सी उलझन भी थी। रोवन एशफोर्ड, सालों पहले तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी सॉर्ड बोन्स तोड़ दी थी और अपाहिज हो गए थे। मैंने एक बार वादा किया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब भले ही तुमने अपनी ताकत वापस पा ली है, लेकिन तुमने सेक्ट के अंदर हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया है और ये अब भी हमारे सख्त कानूनों के खिलाफ है। मैंने ऊपर हवा में तैरती एम्प्रेस सेलीन की तरफ देखा। मेरी आंखों में जरा भी रिएक्शन नहीं था, बल्कि मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। खुद को इतना बड़ा मत समझो। उस समय मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए आई एक मुसीबत को रोक दिया था। बस इतना ही। जहां तक तुम्हारे प्यारे हेवंस पाथ सेक्ट और उसके सारे बेकार नियमों की बात है, मेरी नजर में वो छोटा सा सेक्ट टॉयलेट पेपर के लायक भी नहीं है। इतनी घमंडी बात सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग एक बार फिर हैरान रह गए। एम्प्रेस सेलीन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आज जो कुछ हुआ उसकी पूरी जांच मैं खुद करूंगी। 3 दिन के अंदर अगर ये कंफर्म हो गया कि विलो वेल ने एक साथी शिष्या को फंसाया है, तो उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। जहां तक रोवन एशफोर्ड की बात है, आज से वो मेरे साथ मिस्टिक पीक में कैद रहेगा। मेरे सीधे आदेश के बिना किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं होगी। इतना कहते ही मेरी सहमति का इंतजार किए बिना उन्होंने बस अपनी आस्तीन घुमाई और बर्फ की एक तेज लहर ने मुझे घेर लिया। अगले ही पल हम दोनों वहां से गायब हो गए। भीड़ सदमे में एक दूसरे को देखती रह गई, जबकि चारों तरफ टूटे फूटे खंडहर जमीन पर बिखरे पड़े थे। ग्रैंड मास्टर स्काईरीच ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उनकी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई दी। बड़ी बहन, तुम सच में उसका फेवर कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 दिनों के अंदर तुम्हें कोई असली सबूत मिलेगा। जब तक विलो वेल नहीं टूटता, भले ही रोवन मरे ना, उसकी जिंदा खाल जरूर उधेड़ दी जाएगी। मिस्टिक पीक की चोटी पर मौजूद आइस पैलेस के अंदर एम्प्रेस सेलीन मुझे लेकर आई थी। हमारे चारों तरफ काली बर्फ थी जो 10,000 सालों से कभी नहीं पिघली थी। एम्प्रेस सेलीन ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान और गिल्ट की जरा भी झलक नहीं थी। रोवन एशफोर्ड, तुमने पिछले 3 सालों में बहुत कुछ सहा है। मैं एक टॉप ग्रेड फ्रॉस्ट जेड बेड पर आराम से लेट गया, जैसे अपने ही घर में हूं। एक आरामदायक पोजीशन में आकर मैंने जम्हाई ली। ये सब मुझसे मत कहो तुम। मुझे सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए यहां तक घसीट कर नहीं लाई हो, है ना? एम्प्रेस सेलीन ने आह भरी और अपने कपड़ों के अंदर से खून से सना हुआ जेड पेंडेंट निकाला। जैसे ही मैंने उस पेंडेंट को देखा, मेरा आलसी चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। एक बेकाबू और डरावनी किलिंग इंटेंट ने आसपास की काली बर्फ में अनगिनत दरारें डाल दी, क्योंकि उस पेंडेंट पर समर का कैरेक्टर बना हुआ था। वो सेज का था। सेज वही अकेली इंसान थी जिसने उन 3 सालों के दौरान मेरा साथ दिया, जब मैं अपाहिज था और पूरे सेक्ट की नफरत का निशाना बना हुआ था। वही अकेली थी जो हर दिन अंधेरे में छिपकर कब्रिस्तान आती थी, लाल आंखों के साथ मुझे दलिया खिलाती और नहलाती थी। वो एक गूंगी छोटी नौकरानी थी। मैंने एक बार कसम खाई थी कि जैसे ही मेरा सिस्टम जागेगा, मैं उसे दुनिया की सबसे खुश औरत बना दूंगा। लेकिन आज सुबह वो नहीं आई थी। मुझे लगा था कि शायद वो ज्यादा देर तक सो गई होगी। मैं तुरंत उछलकर खड़ा हो गया और मेरी आंखें एम्प्रेस सेलीन पर टिक गईं। तुम्हें ये पेंडेंट कहां से मिला? एम्प्रेस सेलीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आवाज में दुख साफ महसूस हो रहा था।
सच तो ये है कि विलोवेल सिर्फ एक बेवकूफ मोहरा था जिसे कोई और इस्तेमाल कर रहा था। आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उनका असली टारगेट कभी तुम नहीं थे। ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था जिसका मकसद तुम्हारा ध्यान भटकाना था ताकि वे सेज नाम की उस लड़की को ले जा सकें। ये किसने किया? मेरी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे नरक की सबसे गहरी खाई से निकली हो। कमरे का टेम्परेचर तुरंत एब्सोल्यूट जीरो तक गिर गया। प्राइमोर्डियल डेविल सेक्ट की सेज कभी कोई आम गूंगी नौकरानी नहीं थी। उसकी नसों में सेक्ट की होली मेडन का असली पवित्र खून बहता है। वो तुम्हारे साथ इसलिए रही क्योंकि पूरे समय वो चुपके से अपने पवित्र खून का इस्तेमाल तुम्हारी टूटी हुई सॉर्ड बोन्स को पोषण देने के लिए कर रही थी। अब सेक्ट के गार्डियंस उसे जबरदस्ती ले गए हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो 7 दिनों के अंदर सेक्ट लीडर बलि की रस्म पूरी करने के लिए उसके पवित्र खून की हर बूंद पी जाएगा। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे हाथ ने मेरे दिल को अपनी पकड़ में कुचल दिया हो। वो बेवकूफ लड़की जो बोल भी नहीं सकती थी और हमेशा मुझे देखकर बेवकूफों की तरह मुस्कुराती रहती थी, इस पूरे समय मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। कोई हैरानी नहीं कि पिछले 3 सालों में उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता गया था। कोई हैरानी नहीं कि हर बार मुझे दलिया खिलाने के बाद वो अपनी कमजोर और उखड़ी हुई सांसों को संभालने के लिए एक कब्र के पत्थर के पीछे छिप जाती थी। और मुझे इस पूरे समय यकीन था कि वो बस एक आम इंसान है। हेवन पाथ सेक्ट को भूल जाओ, प्राइमोर्डियल डीमन सेक्ट को भी भूल जाओ। जो कोई भी सेज के सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसके साथ पूरी दुनिया को जला दूंगा। रोवन एशफर्ड शांत हो गया। एम्प्रेस सेलीन ने अपनी फ्रॉस्ट एनर्जी से मुझे दबाने की कोशिश की। प्राइमोर्डियल डीमन सेक्ट की ताकत बेहद डरावनी है। वहां अकेले सोल सेवरिंग स्टेज या उससे ऊपर के 100 से ज्यादा एल्डर्स हैं। अगर तुम अभी वहां गए तो तुम सिर्फ अपनी जान बर्बाद करोगे। अपनी जान बर्बाद करूंगा। मेरी आंखें खून की तरह लाल हो गईं, जैसे कोई भयानक डीमन सीधे नरक से रेंगकर बाहर आया हो। मैंने अपने बगल में रखे फ्रॉस्ट जेड बेड को सिर्फ एक पकड़ में चकनाचूर कर दिया। मेरी आवाज इतनी ठंडी थी कि किसी की हड्डियों को अंदर से जमा सकती थी। अगर वे जाल बिछाकर खेलना चाहते हैं तो आज मैं उन पुराने डीमंस के ग्रुप से पर्सनली मिलूंगा। मैंने यूं ही अपने पास रखी 10,000 साल पुरानी ब्लैक आइस का एक टुकड़ा उठाया और उसे टोफू की तरह आसानी से पीसकर पाउडर बना दिया। उन पुराने डीमंस के ग्रुप को भाड़ में जाने दो। अगर आज खुद नरक का राजा भी आ जाए तब भी मैं उस ग्रुप को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मुझे इस तरह कंट्रोल खोते देखकर एम्प्रेस सेलीन की आंखों में हैरानी और यकीन न कर पाने वाला भाव आ गया। उनका वो चेहरा जो हमेशा न पिघलने वाली बर्फ से भी ज्यादा ठंडा रहता था, पहली बार बेचैन दिखाई दिया। रोवन एशफोर्ड, यहीं रुक जाओ। प्राइमोर्डियल डीमन सेक्ट का फॉर्मेशन कुछ ऐसा है जिसे मैं भी आसानी से नहीं तोड़ सकती। अगर तुम ऐसे ही हमला कर दोगे तो ये सुसाइड से कैसे अलग है? उसने अपना पतला हाथ हिलाया और बर्फ ब्लैक आइस की 9 मोटी चेन्स में बदल गई जो मुझे जबरदस्ती अपनी जगह पर बांधने की कोशिश करने लगी। मैंने अपना सिर तक नहीं घुमाया। मेरे अंदर का सपनों जैसा शरीर हल्का सा कांपा और मेरे चारों तरफ एक शांत लेकिन बेहद हावी सुनहरी लौ उठने लगी। वे 9 चेन्स जो किसी वॉइड रिटर्न रेल्म एक्सपर्ट को भी बांधने के लिए काफी मजबूत थीं, मेरे शरीर को छूते ही ऐसे पिघल गईं जैसे चिलचिलाती धूप में बर्फ के आखिरी टुकड़े पिघलते हैं। अगले ही पल वे सफेद धुंध में बदल गईं। एम्प्रेस सेलीन ने दबी हुई आवाज में गुर्राया। उनके शानदार चेहरे पर पीलापन छा गया। उन्होंने अपने बेरंग निचले होंठ को जोर से काटा और मुझे ऐसे देखा जैसे वो किसी ऐसे मॉन्स्टर को घूर रही हों जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। ये कैसी टेक्निक है? भले ही तुम्हारी असली सॉर्ड बोन्स कभी खराब ना हुई होती, तब भी तुम इतनी अजीब ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मैंने चलना बंद किया और उस अछूत एम्प्रेस की तरफ देखा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने बस एक झपकी ली थी। बस अगर आप मुझे रोकने की जिद करती हैं तो मुझे आपको भी साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज बिना जरा भी ऊपर नीचे हुए सपाट रही। एम्प्रेस सेलीन ने गहरी सांस ली। उनकी खूबसूरत आंखों में अंदर चल रही उलझन साफ दिखाई दे रही थी। फिर अचानक उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने शरीर से निकलती कड़ाके की ठंड को हटा लिया और नंगे पैर जिनके तलवे बर्फ की तरह सफेद थे धीरे धीरे मेरी तरफ आईं। क्योंकि मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सालों पहले तुमने वो वार झेला था जो मेरे लिए था और अपनी सॉर्ड बोन्स खुद बर्बाद कर ली थीं। वो कर्ज मैं और मिस्टिक पीक के सभी लोग मिलकर चुकाएंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। पुराने डीमंस के ग्रुप में सिर्फ सोल ब्रेकिंग एल्डर्स ही नहीं हैं, उनमें ऐसे पुराने मॉन्स्टर्स भी हैं जो हजारों सालों से सो रहे हैं। मेरे वहां होने से मैं कम से कम उनमें से 1 या 2 को रोकने में मदद कर सकती हूँ। उसका गंभीर और मरने के लिए तैयार एक्सप्रेशन देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। मेरे अंदर दुनिया खत्म कर देने वाला हिंसक किलिंग इंटेंट उसके बेवजह के ड्रामा की वजह से काफी कम हो गया था। देखो, मैं अपनी औरत को बचाने जा रहा हूँ, मरने नहीं। तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हो जैसे ये कोई दुखद विदाई हो? अगर तुम साथ चलना चाहती हो तो जरूर चलो, असल में ये बिल्कुल सही रहेगा। रास्ते में चाय लाने के लिए भी किसी की जरूरत है। चाय लाओ। शब्द सुनते ही एम्प्रेस सेलीन की आंख का कोना 2 बार जोर से फड़क गया। हेवंस पाथ सेक्ट की नंबर 1 पावर और ईस्टर्न वेस्ट्स की एम्प्रेस, जिसे अनगिनत लोग हैरानी से देखते थे, उसके साथ एक पहले अपाहिज रह चुके आदमी ने नौकरानी जैसा बर्ताव किया था। अगर ये बात बाहर फैल गई तो ईस्टर्न वेस्ट की पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड सदमे में आ जाएगी। लेकिन आखिर में उसने खुद को रोक लिया। मेरे चेहरे पर अपनी आइस शॉट मारने की इच्छा दबाते हुए उसने ठंडी आह भरी और कुछ नहीं कहा।
मैंने अपने कपड़ों से एक पुरानी टूटी फूटी बांस की फ्लूट निकाली, उसे अपने होठों से लगाया और लापरवाही से एक बेसुरी धुन बजाई। अगले ही पल सेक्ट के पीछे स्पिरिट बीस्ट गार्डन की तरफ से धरती हिला देने वाली एक दहाड़ सुनाई दी, जिसने आसमान तक को हिला दिया। और उसके तुरंत बाद एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा जीव 10,000 साल पुराना व्हाइट टर्टल अपने चारों पैरों से जमीन से उछला और शुभ बादलों के झुंड पर सवार होकर किसी पागल कुत्ते की तरह तेजी से मेरी तरफ आने लगा। वो एक्साइटमेंट से लगभग पागल हो चुका था। व्हाइट टर्टल जोर से नीचे उतरा और मेरे ठीक सामने बर्फ पर आ गिरा। बेशर्मी से चापलूसी करते हुए उसने अपना बड़ा सा सिर आगे बढ़ाया और मेरे पैर से रगड़ने लगा। उसके चेहरे पर किसी पालतू कुत्ते से भी ज्यादा चापलूसी भरा एक्सप्रेशन था। उसके विशाल शेल से कुछ स्पिरिट पेट्स लटके हुए थे जो बुरी तरह डरे हुए थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। ये व्हाइट टर्टल कभी पूरे स्पिरिट बीस्ट गार्डन का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आलसी जीव था। 3 साल तक जब मैं स्पिरिट पूपर स्कूपर के तौर पर काम कर रहा था, तब मैंने उसे हर दिन कुछ न करने की कला सिखाई थी। मैंने एक मेहनती स्पिरिट टर्टल को ऐसे आलसी जीव में बदल दिया था जो सिर्फ खाना, सोना और जागने के बाद फिर से खाना जानता था। एम्प्रेस सेलीन उस जीव को घूर रही थी जिसके शरीर से एक एंशिएंट बीस्ट जैसी ऑरा निकल रही थी। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। सेक्ट का गार्डियन बीस्ट व्हाइट टर्टल, आखिर ऐसा कैसे हो गया? मैंने उसके शौक को इग्नोर किया और सीधा ऊपर छलांग लगाकर उसके चौड़े शेल पर उतर गया। मैंने अपने स्टोरेज पाउच में हाथ डाला, एक रॉकिंग चेयर निकाली और आराम से उस पर बैठ गया। ओल्ड टॉर्टोइस सेंट्रल प्रीफेक्चर के एंशिएंट डीमन सेक्ट को टारगेट करो, पूरी स्पीड से आगे बढ़ो, रास्ते में इसे स्टेबल रखने की कोशिश करना, मेरी नींद खराब मत करना। व्हाइट टर्टल ने खुशी से दहाड़ लगाई, अपने चारों पैरों से जोर लगाया और रोशनी की एक लकीर की तरह आसमान में उड़ गया। एम्प्रेस सेलीन ने बेबसी से आह भरी और चमकती हुई बर्फ की एक लकीर बनकर हमारे पीछे पीछे आने लगी। टर्टल के शेल पर बैठे हुए हमारी यात्रा के दौरान आसपास के नजारे धुंधले होकर पीछे छूटते जा रहे थे। मैंने अपने सिस्टम स्टोरेज स्पेस से मिट्टी की एक टीपॉट निकाली और आराम से स्पिरिट टी का एक घूंट लिया। बधाई हो, प्लेयर फ्लाइंग माउंट पर सफलतापूर्वक आराम करने के लिए ड्रीम कल्टीवेशन कन्वर्जन रेट 2% बढ़ गया है। अपने मन में वो शानदार नोटिफिकेशन सुनकर मैंने संतुष्टि से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एम्प्रेस सेलीन मेरे बगल में सीधी बैठी थी। उसका पोस्चर चीड़ के पेड़ की तरह सीधा था और वो लगातार अपनी फ्रॉस्ट हार्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, मेरे बेहद आलसी रवैये को देखा और आखिरकार खुद को बोलने से नहीं रोक पाई। रोवन एशफोर्ड पुराना डीमन सेक्ट यहां से 1 लाख मील दूर है। इस स्पीड से भी वहां पहुंचने में पूरे 2 दिन और 2 रात लग जाएंगे। इतने खतरनाक दुश्मन के सामने क्या तुम्हें इस टाइम का इस्तेमाल अपनी एनर्जी पर फोकस करने और तैयारी करने में नहीं करना चाहिए? इतनी लापरवाही के साथ तुम किसी को डीमन की मान से बाहर निकालने का प्लान कैसे बना रहे हो? मैं आलस से पलटा पास बैठे एक स्पिरिट पेट को पकड़ा और उसके फर से एक बाल निकालकर उससे अपने दांत साफ करने लगा। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, यही कल्टीवेशन का सबसे ऊंचा लेवल है। तुम्हारा तरीका अकेले बैठकर सख्ती से कल्टीवेशन करना बहुत पहले ही पुराना हो चुका है। एम्प्रेस सेलीन की छाती गुस्से से फूल गई। उन्होंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और मेरी तरफ देखने से मना कर दिया। मन ही मन वो खुद को कोस रही थीं। आखिर वो एक पागल इंसान के साथ सफर करने के लिए तैयार ही क्यों हुई? रात हो गई, ऊपर आसमान में तेज हवाएं चल रही थी और ठंड स्किन को काट रही थी। मैंने आलस से अपनी कमर सीधी की स्टोरेज पाउच से एक बड़ा काला बर्तन निकाला और फिर उसमें से कई तरह की रेयर स्पिरिट हर्ब्स और हाई ग्रेड बीस्ट मीट निकाला, जिन्हें मैंने निकलने से पहले सेट के पीछे बने स्पिरिट बीस्ट गार्डन से उधार लिया था। मैंने आग जलाई और अपने अनुभव से आसानी से बर्तन चढ़ा दिया। कुछ ही देर में मीट की तेज खुशबू पूरे कछुए के शेल में फैल गई। उस खुशबू में जैसे कोई जादू था जो सीधा सबकी नाक तक पहुंच रहा था। एम्प्रेस सेलीन, जो आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रही थीं, अपनी नाक हल्की सी सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाईं। बिना सोचे समझे उन्होंने जोर से निगल लिया। उन्होंने सैकड़ों सालों से कुछ नहीं खाया था और बहुत पहले ही भूल चुकी थी कि खाने का स्वाद कैसा होता है। लेकिन आज स्ट्यू की खुशबू ने सच में उनके उस मजबूत इरादे में एक छोटी सी दरार डाल दी जो चट्टान की तरह पक्का था। मैंने करछुल से शोरबे के ऊपर जमा झाग हटाया, गर्मागर्म सूप का एक कटोरा भरा और उनकी तरफ बढ़ा दिया। लो पी लो, ये 1000 साल पुराने फायर जेड जिनसेंग और गोल्डन कोर्ट स्टेज आयन बुल के मैरो से बनाया गया है। ये तुम्हें तुरंत गर्म कर देगा। एम्प्रेस सेलीन का मन हुआ कि मना कर दें, लेकिन खुशबू बहुत ज्यादा टेम्पटिंग थी, जैसे किसी चीज ने उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया हो। उन्होंने हाथ बढ़ाकर बोल ले लिया और सावधानी से एक छोटा सा घूंट पिया। जैसे ही गर्म सूप उनके पेट में पहुंचा, बूम, उनके शरीर के हर हिस्से में बेहद प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी की एक जबरदस्त लहर फैल गई। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें महसूस हुआ इस सूप के सिर्फ एक घूंट में पूरे 1 महीने की डेडिकेटेड कल्टीवेशन से भी ज्यादा एनर्जी थी। उनकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और वो हैरानी से मुझे घूरने लगीं। क्या तुमने इसमें आखिर डाला क्या है? मैं हंसा, बस मेरे अपने खास सपनों का थोड़ा सा मसाला। पूरे दिन स्नोबॉल्स चबाने से तो अच्छा है ना? एम्प्रेस सेलीन के गाल लाल हो गए और इस बार उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और सूप को छोटे छोटे शांत घूंटों में पीने लगीं। वो एम्प्रेस जो आमतौर पर खुद को इतनी बर्फीली और अछूती शान के साथ रखती थीं, इस पल अचानक लगभग एक प्यारी सी आम लड़की जैसी लगने लगीं। जब हम दोनों का पेट भर गया तो मैं अपनी रॉकिंग चेयर पर पीछे की तरफ झुक गया और आसमान में फैले अनगिनत तारों को देखने लगा। तभी सेज का चेहरा बिना बुलाए मेरे दिमाग में घूमने लगा। वो चेहरा जो हमेशा पीला रहता था, लेकिन फिर भी उस पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी।
3 साल पहले उस सर्दी में भारी बर्फ ने पूरे पहाड़ को ढक लिया था। उस समय मेरी हड्डियां अभी अभी टूटने लगी थीं और दर्द ऐसा था जैसे हजारों सुइयां एक साथ मेरे शरीर में चुभ रही हों। मेरे अंदर इतना दम भी नहीं था कि पानी का एक घूंट लेने के लिए रेंग सकूं। पूरा ग्रुप देखता रहता था और मेरी तकलीफ पर हंसता था। विलोवेल, वो चालाक छोटा सांप, हर दिन ड्यूक स्टर्लिंग को मेरी झोपड़ी के बाहर खींचकर लाता था, सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए। सिर्फ सेज, वो गूंगी लड़की जिसे छोटे मोटे काम करने के लिए रखा गया था, हर रात अंधेरा होते ही मेरे पास आती थी। वो गहरी बर्फ में ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलकर आती और अपनी छाती से एक पुराना घिसा पिटा मिट्टी का बर्तन कसकर पकड़े रहती थी। उस बर्तन के अंदर पतला सा दलिया होता था जो उसने अपने लिए मिलने वाले थोड़े से खाने के राशन से बनाया होता था। हर बार जब वो दरवाजा खोलती और मुझे जमीन पर दर्द से तड़पते हुए देखती तो उसकी आंखें खरगोश की तरह लाल हो जाती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी। वो बस इतना ही कर सकती थी कि अपने उन छोटे हाथों को जो ठंड से लाल पड़ चुके थे और फ्रॉस्टबाइट से भरे हुए थे, कसकर मेरे चारों ओर लपेट ले और उसके पास जो थोड़ी बहुत गर्मी थी उसे मेरे शरीर तक पहुंचा दे। बाद में मैंने नोटिस किया कि हर बार जब मैं उसका लाया हुआ दलिया खत्म करता तो मेरे शरीर का दर्द लगभग चमत्कारिक तरीके से कम हो जाता। मुझे लगा था कि उसने उसमें कोई देसी इलाज या जड़ी बूटियां मिलाई होंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दलिया में सच में उसके अपने दिल के खून की बूंदें मिली हुई थी। वो कभी एंशिएंट डीमन सेक्ट की पूजनीय असली होली मेडन थी, लेकिन अपनी सेक्ट की नजरों से बचने के लिए वो हेवनली पाथ सेक्ट में भाग गई और वहां सबसे निचले दर्जे की नौकरानी बन गई। वो अपनी पहचान छिपाकर एक शांत और सुरक्षित जिंदगी जी सकती थी, लेकिन इसके बजाय मेरे जैसे एक बिल्कुल अजनबी और बेकार अपाहिज के लिए उसने एक पल भी हिचकिचाए बिना अपनी ही लाइफ फोर्स को जड़ से खत्म कर दिया। तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दबाव की वजह से मेरी उंगलियां तेजी से चटकने लगी। सिस्टम, मेरे लिए पता लगाओ आखिर एंशिएंट डीमन सेक्ट सेज से क्या चाहता है। डिंग, 1 लाख ड्रीम पॉइंट्स खर्च हो गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार हो गई है। एंशिएंट डीमन सेक्ट के लीडर एंसेस्टर स्टिक्स अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। वो होली मेडन के असली पवित्र खून को एक प्राचीन डीमन सैक्रिफाइस के कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करने, अपने शरीर को एक अमर डीमन बॉडी में बदलने और अपनी मौजूदा सीमाएं तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। सैक्रिफाइस रिचुअल कल आधी रात के लिए तय की गई है। कल आधी रात ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट चमक उठा। बूढ़े कछुए, जरूरत पड़े तो अपना एसेंस ब्लड जला दो, पूरी स्पीड से चलो, जो कुछ तुम्हारे पास है सब लगा दो। अगर हम कल सूरज डूबने से पहले सेंट्रल प्रीफेक्चर नहीं पहुंचे तो मैं आज रात तुम्हें कछुए के सूप में उबाल दूंगा। मेरे शरीर से निकलती साफ किलिंग इंटेंट को महसूस करते ही वॉइड टर्टल डर के मारे जोर से कांप उठा। उसने अपनी ताकत बचाने का कोई ख्याल नहीं किया और अपने प्राचीन टर्टल ब्लड लाइन के पतले से निशान को भी जलाना शुरू कर दिया। उसके शेल के चारों तरफ सोनिक फोर्स का एक घेरा बन गया और हमारी स्पीड तुरंत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई, जैसे कोई मीटियर धरती की तरफ तेजी से गिर रहा हो। हम वॉइड स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। एम्प्रेस सेलीन ने मेरे शरीर से निकलती उस डरावनी ऑरा को देखा जिसने उन्हें भी बेचैन कर दिया था, और आखिरकार एक सच्चाई पूरी तरह समझ गई। उनके सामने बेपरवाह सा दिखने वाला ये आदमी अब बीते सालों का वो यंग प्रोडिजी नहीं था जिसे कभी उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती थी। वो अब एक ऐसा सुप्रीम किलिंग गॉड बन चुका था जो किसी भी पल पूरे ईस्टर्न रीजन को उलट पुलट कर सकता था। अगले दिन शाम तक हम सेंट्रल प्रीफेक्चर में एंशिएंट डीमन सेक्ट के इलाके तक पहुंच गए। लाखों मील तक फैले काले पहाड़ जमीन पर ऐसे फैले हुए थे जैसे कोई मरा हुआ अजगर कुंडली मारकर सो रहा हो। ऊपर आसमान में पूरे साल घनी खून जैसी लाल धुंध छाई रहती थी जो कभी हटने का नाम नहीं लेती थी। यह एक फॉरबिडन एरिया था जिसका नाम सुनकर भी ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइचस कल्टिवेटर्स डर जाते थे। यहां तक कि हवा में भी खून की उल्टी कर देने वाली बदबू फैली हुई थी। सेक्ट का गार्डियन फॉर्मेशन पूरी ताकत से सक्रिय हो गया और एक विशाल उल्टे डोम की तरह खून जैसी लाल रोशनी का जाल बन गया जिसने पूरे कोर एरिया को कसकर अंदर बंद कर दिया। हजारों पूरी तरह हथियारों से लैस एलीट डिसाइपल सेक्ट के चारों तरफ पेट्रोल कर रहे थे। उनका नेतृत्व 2 गार्डियंस कर रहे थे जो अभी अभी सोल स्टेज में पहुंचे थे। एक गार्डियन जिसकी एक आंख अंधी थी ने अपनी तरफ तेजी से आते वॉइड टर्टल को देखा। उसने तुरंत एक सोल समनिंग बैनर उठाया और जोर से चिल्लाया, यह एंशिएंट डीमन सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है, वहां कौन आ रहा है? एम्प्रेस सेलीन का चेहरा गंभीर हो गया। ठंडी एनर्जी उसके चारों तरफ तेजी से उमड़ने लगी क्योंकि वो अपनी सोल बाउंड फ्लाइंग सॉर्ड के साथ जबरदस्ती अंदर घुसने की तैयारी कर रही थीं। रोवन एशफोर्ड, ये ब्लड फील्ड फॉर्मेशन कोई मामूली चीज नहीं है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी से बने किसी भी हमले को झेल सकता है। ठीक है, मैं जबरदस्ती इसमें एक रास्ता खोल दूंगी। जैसे ही मैं इसे खोलूं तुम अंदर जाना और उसे बाहर ले आना। मैं धीरे से अपनी रॉकिंग चेयर से उठा, एक लंबी और आलसी उबासी लेते हुए अपने शरीर को स्ट्रेच किया, फिर आराम से उनके कंधे पर थपथपाया, सॉर्ड नीचे रख दो। लड़ना और मारना बहुत थकाने वाला काम है। असली इन्फिल्ट्रेशन वो होती है जहां किसी को पता भी न चले कि हम कभी यहां आए थे। इसके साथ ही मैंने तेजी से हैंड सील्स बनाए और मेरे शरीर से बाहर की तरफ फैलती हुई एनर्जी की एक डरावनी अनदेखी लहर पल भर में चारों ओर फैल गई। इयॉन ड्रीम, पहला जीवन। एक स्प्रिंग ड्रीम जिसका कोई निशान नहीं रहता। एक धीमी गुनगुनाहट के साथ वो अनदेखी लहर नीचे मौजूद हजारों डीमन सेक्ट के चेलों पर तुरंत छा गई। यहां तक कि 2 नए सोल स्टेज गार्डियंस भी इससे नहीं बच पाए। एक भी इंसान इससे बच नहीं सका।
फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जो चेले कुछ देर पहले तक खूंखार दिख रहे थे और लगभग खून की प्यास बिखेर रहे थे, वे अचानक अपनी जगह पर जम गए। उनके चेहरों से दुश्मनी तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह बेवकूफ़ी भरी खुश और शर्मनाक मुस्कान आ गई। हाँ डेजी, वापस आओ, भागो मत, धप धप धप। हजारों इलीट चेले डोमिनोज की तरह एक के बाद एक गिर पड़े। वे एक साथ जमीन पर गिर गए और तुरंत गहरी नींद में सो गए। उनमें से कुछ वहां चट्टानों को गले लगाकर लेटे हुए थे और उन्हें जोश से चूम रहे थे। ये सीन देखकर एम्प्रेस सेलीन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए मुझे घूरा, क्या ये कैसा घटिया जादू है? एम्प्टी टर्टल को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसे आराम से चलता गया जैसे किसी बगीचे में टहल रहा हूं और सीधे उनके तथाकथित अभेद्य ग्रुप के बीच से गुजर गया। इस सिस्टम के ड्रीम रूल्स असलियत के रूल्स तक बदल सकते हैं। एक छोटा सा ब्लडी डीमन ग्रुप ठीक वैसा ही है जैसा मैंने कहा था। जहां तक मेरी बात है, इसकी अहमियत मेरे लिए हवा जितनी ही है। ओल्ड डीमन ग्रुप के बिल्कुल बीच में डीमन सैक्रिफिशियल ऑल्टर मौजूद था। इस समय ऑल्टर के चारों तरफ ग्रुप के एल्डर्स की कई लाइनें एक साथ घुटनों के बस बैठी थीं और उनमें से हर एक की आंखों में तेज चमक थी। उनकी आंखों में एक अजीब चमक जल रही थी। ऑल्टर के ठीक बीच में एक काला सोल बाइंडिंग पिलर खड़ा था। सेज का छोटा और कमजोर शरीर गहरे लोहे की कई जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। हर जंजीर एक हाथ जितनी मोटी थी। उसने सिर्फ पतला और खुरदरा कपड़ा पहन रखा था और उसका पूरा शरीर सूखे खून से सना हुआ था। उसकी कलाइयों में कई नुकीले कांटे चुभे हुए थे और उसके कॉलर बोन से गहरा लाल खून कांटों के सहारे बहते हुए नीचे खून के गड्ढे में लगातार टपक रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें टूटी फूटी और मुश्किल से चल रही थीं, जैसे कोई बुझती हुई मोमबत्ती जिसे हवा का एक झोंका भी बुझा सकता था। फिर भी उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। उनमें न कोई डर था और न ही कोई नाराजगी। उन धुंधली आंखों में शांति और हल्की सी उम्मीद की झलक थी। यंग मास्टर रोवन, अब तक आप बेहतर हो गए होंगे, है ना? सेज ने मन ही मन सोचा। उसके फटे हुए होंठ हल्के से ऊपर उठे और चेहरे पर बेहद कमजोर मुस्कान आ गई। वो यंग मास्टर जिसे हमेशा पीछे वाले पहाड़ के कब्रिस्तान में धूप सेंकना पसंद था, जो असल में दर्द से डरता था लेकिन फिर भी हमेशा दांत पीसकर सहता था। वो अकेला इंसान जिसने कभी उसके गूंगे होने की वजह से उसे नीचा नहीं देखा था और जो चुपके से अपनी जेब में रखा वो स्पिरिट फ्रूट उसे दे देता था जिसे वो खुद नहीं खा पाता था। जब तक तुम सुरक्षित और ठीक हो, सेज को कोई डर नहीं है, भले ही उसके शरीर से खून की आखिरी बूंद तक बह जाए। ऑल्टर के ऊपर एक बूढ़ा आदमी चौड़े काले कपड़े में लिपटा हुआ था। उसका शरीर दुबला पतला और हड्डियों जैसा था। वो नीचे कुंड में जमा हो रहे पवित्र खून को लालच भरी नजरों से देख रहा था। वो ओल्ड डीमन ग्रुप का लीडर था, एक सुप्रीम मास्टर जो वॉइड रिटर्न रेल्म तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। एंसेस्टर स्टाइक्स, हा, ये सच में असली होली मेडन का पवित्र खून है। इसके अंदर की लाइफ फोर्स सच में नशीली है। एंसेस्टर स्टाइक्स ने एक डरावनी आवाज निकाली, जैसे रात में कोई उल्लू बोल रहा हो। वो हवा में फैली खून की खुशबू को साफ भूख के साथ सूंघ रहा था। इस पवित्र खून से मैं सिर्फ अपना डिमोनिक बॉडी ही नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही छलांग में स्पिरिट सेपरेशन स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। मशहूर वॉइड रिटर्न रेल्म में कदम रखूंगा और पूरे ईस्ट पर राज करूंगा। उसने अपना सिर मुश्किल से जिंदा सेज की तरफ घुमाया। उसकी आंखों में बेरहम और मजाक उड़ाने वाली चमक थी। मेरी प्यारी होली मेडन, मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना, इसके बजाय अपने उस लापरवाह प्रेमी को दोष देना। अगर हेवंस पाथ सेक्ट के अंदर हमारे इन्फॉर्मर ने ये रिपोर्ट नहीं किया होता कि उस लड़के ने अचानक अपनी कल्टीवेशन वापस पा ली है और सेक्ट में खून खराबा शुरू कर दिया है, तो शायद मैं बलि की रस्म को तय समय से पहले शुरू करने का फैसला नहीं करता। रोवन एशफोर्ड का नाम सुनते ही सेज की धुंधली आंखों में अचानक तेज चमक आ गई। वो जोर जोर से छटपटाने लगी, कुछ बोलने के लिए बेताब थी, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक भारी और टूटी हुई चीख निकली। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे टूटी हुई डोरी से मोती गिर रहे हों। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? हा है ना? हा। वो कायर जो हेवंस पैथ सेक्ट में छिपा बैठा है, क्या उसमें सच में इतनी हिम्मत है कि एक मामूली नौकरानी के लिए पूरे ओल्ड डीमन सेक्ट के खिलाफ जंग छेड़ दे? और सबसे बुरी हालत में भी अगर उसमें सच में यहां आने की हिम्मत हुई तो मैं उसके शरीर की हर हड्डी इंच इंच करके तुम्हारे सामने तोड़ दूंगा और तुम्हें उसे मौत से भी बदतर हालत में देखने पर मजबूर कर दूंगा। अब समय आ गया है, मैं तुम्हारे जिंदा रहते हुए तुम्हारे सीने से दिल निकाल दूंगा। उसने एक भयानक दहाड़ मारी और उसके हाथ में मौजूद डिमोनिक ब्लेड काली बिजली के बोल्ट में बदल गया, जो सीधा सेज की छाती की तरफ बढ़ा। सेज ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके गालों से बहते हुए ऑल्टर के ठंडे पत्थर पर टपकने लगे। यंग मास्टर, अगर अगला जन्म हुआ तो सेज आपके लिए फिर से दलिया बनाएगी। इतनी रात तक सोए नहीं और यहां सुअर काट रहे हो, कितनी परेशान करने वाली आवाज है। जैसे ही ये आवाज सुनाई दी, डिमोनिक सैक्रिफिशियल ऑल्टर के आसपास की पूरी जगह किसी बेहद ताकतवर फोर्स से अचानक जम गई। एंसेस्टर स्टिक्स ने डर के साथ महसूस किया कि डिमोनिक ब्लेड पकड़े हुए उसका हाथ ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी डिवाइन आयन में ढालकर पूरी तरह जाम कर दिया गया हो। उसने पूरी ताकत से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, यहां तक कि अपने अंदर की जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी भी इस्तेमाल की, लेकिन ब्लेड एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। ये कैसा जादू है? नीचे घुटनों के बल बैठे डीमन सेक्ट के सैकड़ों बुजुर्ग भी एक जबरदस्त और डरावनी ताकत से दबे हुए थे। वे एक उंगली तक नहीं हिला पा रहे थे। ठीक उसी समय आसमान में फैला
खून जैसा लाल घना धुआं जोर से फटकर एक बड़ी दरार में बदल गया। फिर पहाड़ के आकार का एक विशाल गुलाबी तकिया आसमान से नीचे गिरा। अपने साथ पूरी तरह तबाही मचा देने वाली ताकत लेकर वो सीधा ऑल्टर के डिफेंसिव बैरियर से टकराया। एक जोरदार धमाके ने हवा को चीर दिया। वो बैरियर जो डीमन सेक्ट की 10,000 साल की मेहनत से बनी एक ढाल थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो वॉइड रिटर्न रेल्म के एक्सपर्ट का हमला भी झेल सकती है, उस अजीब और बेतुके दिखने वाले विशाल गुलाबी तकिए से टकराते ही ऐसे टूट गई जैसे कागज की एक नाजुक शीट हो। अगले ही पल वो बिखरती हुई रोशनी की बौछार में फट गई। उस टक्कर से निकली शॉकवेव खतरनाक ताकत के तूफान में बदल गई और उसने ऑल्टर के चारों तरफ बनी हड्डियों की स्ट्रक्चर्स को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। डीमन सेक्ट के अनगिनत लो लेवल डिसाइपल्स को चीखने तक का मौका नहीं मिला और वे उस तूफान में धूल बनकर बिखर गए। वहां मौजूद सभी लोगों की डरी हुई निगाहों के सामने मैं उस विशाल कछुए पर सवार होकर आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरा। मैं अभी भी पूरे गर्व के साथ अकड़कर बैठा था और नीचे उतरते हुए आराम से जमाई ले रहा था। एम्प्रेस सेलिन चुपचाप मेरे पास खड़ी थी। उनसे निकलने वाली ठंडी सॉर्ड एनर्जी हमारे चारों तरफ घूम रही डिमोनिक एनर्जी को जमा रही थी। जैसे ही खंभे से बंधी सेज ने मुझे देखा, उसकी आंखें अचानक पूरी तरह खुल गईं। उसकी आंखें जो पहले ही अपना फोकस खोने लगी थीं, अब हैरानी और खुशी से जितना हो सकता था उतनी चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों से आंसू टूटे हुए बांध की तरह बह निकले। वो बेताबी से अपना सिर हिलाने लगी और टूटी हुई आह की आवाज में चिल्लाई, जैसे मुझसे यहां से भाग जाने और उसे भूल जाने की गुजारिश कर रही हो। उसके पतले और नाजुक शरीर को जख्मों से भरा देखकर और उसका चेहरा जो खून बहने की वजह से कागज की तरह पीला पड़ चुका था, उसे देखकर मेरे अंदर कुछ महसूस हुआ। आखिरकार एक डोरी पूरी तरह टूट गई। न कोई दहाड़ थी, न गुस्से भरी चीख। मैं बस शांति से खाली कछुए से नीचे कूद गया। फिर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए वेदी की तरफ चलने लगा। मेरे कदम हल्के थे, लेकिन वहां मौजूद डीमन सेक्ट के हर बड़े सदस्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा हर कदम सीधे उनकी आत्मा पर पड़ रहा हो, उन्हें इतनी जोर से हिला रहा हो कि उनके मुंह से खून निकलने लगा। तुम कौन हो? एंसेस्टर स्टिक्स आखिरकार जगह के बंधन से आजाद हो गया। उसका हाथ अभी भी अपनी सॉर्ड पकड़े हुए था। वो बुरी तरह कांपते हुए बार बार पीछे की तरफ लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो खुद भी इस जवान आदमी के कल्टिवेशन लेवल का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकता। उसके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी की एक भी लहर नहीं निकल रही थी और फिर भी किसी तरह उसके सामने खड़े होकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पूरे ब्रह्मांड के सामने खड़ा हो, जहां सिर्फ पूरी तरह कुचल देने वाली बेबसी महसूस हो रही थी। मैं वेदी के किनारे तक गया और उसे ठंडी नजरों से देखा। मेरी औरत का खून उसे वापस दे दो। हालांकि एंसेस्टर स्टाइक्स के दिल में डर बैठ चुका था, लेकिन आखिरकार वो पूरे ग्रुप का लीडर था। वो अपने ही ग्रुप के गढ़ के बीचों बीच खड़ा था, इसलिए उसकी हड्डियों में बसा वहशीपन तुरंत भड़क उठा। तुम चाहे किसी भी तरह के राक्षस हो, हेवन डीमन बाइंडिंग टेक्निक मर जाओ। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने अपनी उम्र और आत्मा को जला दिया। उसका शरीर तुरंत 100 फीट से भी ज्यादा लंबा हो गया। वो किसी प्राचीन डीमन गॉड जैसा लग रहा था, जिसके हाथ में हड्डियां काटने वाला ब्लेड था। उसकी लाल धार इतनी तेज थी कि हेवन और अर्थ को चीर सकती थी, और अब वो पागलों की तरह मेरे सिर के ऊपर झूल रही थी। इस एक वार की ताकत आधे सेंट्रल प्रीफेक्चर को तबाह कर सकती थी। इस दुनिया को खत्म कर देने वाले वार का सामना करते हुए एम्प्रेस सेलिन का चेहरा पीला पड़ गया। रुको! लेकिन मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मैंने बस धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उस दुनिया खत्म करने वाले लाल रोशनी के ब्लेड की तरफ निशाना साधते हुए धीरे से अपनी उंगलियां चटका दी। रात के सन्नाटे में वो तेज आवाज बेहद साफ सुनाई दी। अगले ही पल सभी की हैरान और अविश्वास से भरी नजरों के सामने लाल रोशनी की वो डरावनी धार अचानक पलक झपकते ही रंग बिरंगे साबुन के बुलबुलों की एक लड़ी में बदल गई। वे एक के बाद एक हवा में धीरे धीरे फूटते गए और पीछे सस्ते परफ्यूम की हल्की सी खुशबू के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। ये नामुमकिन है। एंसेस्टर स्टिक्स की आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर निकल आईं। ये नामुमकिन है। एंसेस्टर स्टिक्स की आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर निकल आईं। उसका विशाल शैतानी रूप हवा में जम गया। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे वो अपने पूरे वजूद पर सवाल उठा रहा हो। उसने अपनी आंखें भी जोर से रगड़ी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो किसी डरावने भ्रम में फंस गया होगा। माफ करना, लेकिन मेरे सपनों में न्यूटन को भी मेरे सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, तो तुम्हारा क्या चांस है? बूढ़े आदमी। मेरे होठों के कोने पर एक बेरहम और ठंडी मुस्कान आ गई। मेरा दाहिना हाथ आगे बढ़ा और मैंने खाली हवा को पकड़ लिया। इयॉन ड्रीम, दूसरी जिंदगी, एक टूटा हुआ सपना कोई निशान नहीं छोड़ता। एंसेस्टर स्टिक्स के कभी न टूटने वाले 100 फीट लंबे राक्षसी रूप को एक अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया और उसे टमाटर की तरह आसानी से कुचल दिया। उसका शरीर तुरंत हवा में फट गया, जिससे आसमान से काली कीचड़ और कटे हुए मांस की बारिश होने लगी। यहां तक कि उसकी आत्मा भी कुचलकर पूरी तरह खत्म हो गई। पुराने डीमंस के ग्रुप का ताकतवर लीडर, एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट, जो खाली जगह से सिर्फ एक कदम दूर था, मेरी एक उंगली के झटके से भी नहीं बच सका। ग्रुप लीडर मर चुका है। ऊपर डीमन गॉड भागो।
अभी एंसेस्टर लैंड खोलो, ग्रैंड एल्डर्स को जगाओ। हा 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 हा। वेदी के नीचे बचे हुए एल्डर्स पूरी तरह अपना आपा खो चुके थे। जिस ताकत पर उन्हें कभी इतना गर्व था, वो इस आदमी के सामने सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई थी। वे इस नरक से भागने की बेताब कोशिश में चिल्लाते हुए हाथ पैर मारने और रेंगने लगे। भागने की कोशिश कर रहे हो? आज ओल्ड डीमन सेट से एक आवारा कुत्ता भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। मेरी आंखें चमकते हुए शुद्ध सोने जैसी हो गईं और एक डरावना ड्रीम लॉ पानी की लहरों की तरह बाहर की तरफ फैलने लगा। कोई भी डिमोनिक कल्टिवेटर जो इसकी रेंज में फंस जाता, चाहे वो कहीं भी भागने की कोशिश करता, उसका शरीर मोमबत्ती की तरह पिघल जाता और बिना किसी आवाज के गायब हो जाता। न कोई चीख थी, न कोई खून, बस उस खास तरह का डर था। कारण और प्रभाव के ताने बाने से सीधे मिट जाने का डर। सिर्फ 10 सांसों के अंदर पुराने डीमन सेट के पूरे मुख्य इलाके में एम्प्रेस सलीन और सेज के अलावा, जो अभी भी खंबे से बंधी हुई थी, एक भी जिंदा जीव नहीं बचा था। खंडहरों के बीच मौत जैसी गहरी खामोशी छा गई। एम्प्रेस सलीन का तलवार पकड़ा हुआ हाथ हल्का सा कांप रहा था। मेरी पीठ की तरफ देखते हुए उन्हें अपनी रूह तक कांपती हुई महसूस हुई। मैंने उनके सदमे पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे सोल बाइंडिंग पिलर के पास गया, हाथ बढ़ाया और उसे हल्के से दबाया। काले लोहे की वे जंजीरें, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आसमान की बिजली तक झेल सकती हैं, तुरंत धूल में बदल गईं। उन्हें सहारा देने के लिए कुछ भी न बचने पर सेज बेबस होकर आगे की तरफ गिर पड़ी। मैं उन्हें पकड़ लिया और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। उनका शरीर इतना हल्का और नाजुक था कि मेरा दिल एक बार फिर दर्द से सिकुड़ गया। रोवन सेज मेरे सीने से लग गईं। उन्होंने कमजोरी से अपना छोटा खून से सना हाथ उठाया और मेरे गाल को छूना चाहा, लेकिन मेरे कपड़ों पर दाग लगने के डर से वो हिचकिचाईं और अजीब तरह से अपना हाथ वापस खींचने लगीं। मैंने उनका ठंडा छोटा हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से अपने चेहरे पर दबा लिया। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, प्लीज मुझे फिर कभी छोड़कर मत जाना। मैंने पागलों की तरह अपने सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से एक के बाद एक चीजें निकालनी शुरू कर दी। हर मशहूर अमृत जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कुचलकर उसके शरीर पर डाल दिया। सेज ने जबरदस्ती मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान इतनी साफ थी कि उसमें किसी और चीज का जरा सा भी निशान नहीं था। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी सांसें लगातार धीमी होती गईं। तो आज मैं अपने खून का इस्तेमाल करके किस्मत को चुनौती दूंगा और तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। मैंने अपनी जीभ की नोक को काटा और हल्के सुनहरे खून का एक घूंट, जिसमें मेरे इयॉन ड्रीम बॉडी का असली सार मौजूद था, सीधे उनके सीने पर थूक दिया। सिस्टम, मुझे सबसे अच्छी ग्रेड की ब्लड लाइन रीबर्थ पिल दो, भले ही इसके लिए मेरे पास मौजूद हर एक ड्रीम पॉइंट खर्च हो जाए। डिंग प्लेयर का मजबूत इरादा महसूस किया गया। 1 मिलियन ड्रीम पॉइंट खर्च हो गए। 9-फोल्ड केओस लोटस पिल सफलतापूर्वक एक्सचेंज हो गई। एक पिल जिसमें से प्राचीन वायलेट एनर्जी निकल रही थी, अचानक मेरे हाथ में दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनके होंठ खोले और पिल उनके मुंह में डाल दी। जैसे ही पिल उनके शरीर में गई, बूम सेज के शरीर के अंदर तारों के समंदर जितनी विशाल लाइफ फोर्स जोर से फूट पड़ी। उनकी स्किन, जो पहले कागज की तरह पीली पड़ चुकी थी, मेरी आंखों के सामने साफ तौर पर अपना हेल्थी रंग वापस पाने लगी। उनके सारे भयानक घाव तुरंत ठीक हो गए और एक भी निशान नहीं बचा। और सिर्फ इतना ही नहीं था, उनके सिर के ऊपर एक विशाल नीले कमल के फूल का बिल्कुल असली दिखने वाला फैंटम खिलने लगा। आसपास मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी बेकाबू हो गई और उनके शरीर के आसपास इकट्ठा होने के लिए पागलों की तरह दौड़ने लगी। क्रैक, एक आवाज आई जैसे कोई जंजीर आखिरकार टूट गई हो। सेज की कल्टीवेशन रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ने लगी और बहुत तेजी से एक के बाद एक लेवल पार करने लगी। क्यूई रिफाइनिंग फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नेसेंट सोल सेपरेशन। आखिरकार सोल सेपरेशन स्टेज के पीक पर पहुंचकर ब्रेक थ्रू एनर्जी का वो डरावना उभार मुश्किल से जाकर रुका। एक तरफ खड़ी एम्प्रेस सलीन पूरी तरह हैरान थी। एक पिल ने न सिर्फ किसी इंसान को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था, बल्कि बिना किसी मेहनत के उसकी कल्टीवेशन को सीधे सोल सेपरेशन के पीक तक पहुंचा दिया था। साथ ही उसके शरीर की बनावट को भी बेहतरीन बना दिया था। धीरे धीरे सेज के सिर के ऊपर मौजूद लोटस फैंटम उनके शरीर के अंदर वापस चला गया। उनकी लंबी पलकें हल्के से फड़फड़ाईं और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, जो पतझड़ के पानी की तरह साफ थीं। जैसे ही उन्होंने मेरा चेहरा देखा, जो उनके इतने करीब था, वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाईं। उन्होंने खुद को मेरी बाहों में फेंक दिया और जोर जोर से बेकाबू होकर सिसकने लगीं। तभी एक साफ और सुरीली आवाज, जो किसी घाटी में गूंजते ओरियोल पक्षी के गाने जितनी मीठी थी, अचानक मेरे कानों के पास गूंजी। यंग मास्टर, मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मैंने नीचे देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरी गोद में बैठी छोटी बच्ची का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सेज ने अपना सिर उठाया, आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखा और मजबूती से सिर हिलाया। यंग मास्टर, मैं अब बोल सकती हूँ यंग मास्टर, जैसे वो 10 साल से ज्यादा की अपनी चुप्पी की भरपाई करने की कोशिश कर रही हो। उसने बार बार मुझे पुकारा। उसकी हर पुकार में इतना भरोसा और भक्ति थी कि मैं उसे और भी कसकर पकड़ने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने अपना सिर पीछे किया और हंस पड़ा। हा हा हा, आज के बाद तुम सिर्फ बोल ही नहीं पाओगी, तुम इस पूरी दुनिया की सबसे प्यारी औरत बनोगी। हा हा हा। जैसे ही हम अपने दोबारा मिलने की खुशी में खोए हुए थे,
बिना किसी वार्निंग के मुसीबत आ गई ऑल्टर के खंडहरों के नीचे, जिसे मैंने पहले ही गिरा दिया था। अचानक एक जबरदस्त झटका आया जिससे हड्डियां तक कांप उठीं और उसके तुरंत बाद ईविल एनर्जी की एक लहर उठी जो एंसेस्टर स्टिक्स से भी 10,000 गुना ज्यादा डरावनी थी। वो किसी प्राचीन जानवर की तरह उठी जो बहुत लंबे समय से गहरी खाई में सो रहा था और अब आखिरकार जाग चुका था। वो एनर्जी सीधे आसमान में जा पहुंची और वहां एक बहुत बड़ा काला वॉइड फैला दिया। उस वॉइड के अंदर अजीब एनर्जी उबल रही थी और लगातार उथल पुथल मचा रही थी। फिर उस अंधेरे वॉइड के अंदर धीरे धीरे एक विशाल, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लाल आंख खुल गई। जैसे ही उस आंख ने इस दुनिया पर नजर डाली, पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड के हर कल्टिवेटर ने अपनी आत्मा की गहराई तक एक सहरन महसूस की। ये अपर रेल्म के एक सच्चे इमॉर्टल का दबाव था, इतना जबरदस्त कि वॉइड रिटर्न रेल्म का कोई एक्सपर्ट भी उसके सामने खड़ा होकर सिर्फ एक बेबस चींटी की तरह कांप सकता था। ये एक ऐसा जीव था जिसकी ताकत की कल्पना करना भी मुश्किल था। वो बेहद डरावना था। ये बुरा हुआ, ये प्राचीन डीमन सेक्ट का वो डीमन है जो अपर रेल्म में चला गया था। सॉवरेन निक्स, वो पागल बूढ़ा बेवकूफ, मरने से ठीक पहले अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके एंसेस्टर स्टिक्स ने आखिरी जाल बिछाया था ताकि इस राक्षस को धरती पर बुलाया जा सके। एम्प्रेस सेलीन का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। उसके हाथ में मौजूद आइस सॉर्ड भी कांपने लगी और विरोध में चीखने लगी। वो अब इस दबाव को और सहन नहीं कर पा रही थी। अपर रेल्म से एक सच्चे इमॉर्टल का उतरना पहले ही इस दुनिया की लिमिट्स को पार कर चुका था। एंशिएंट डीमन सेक्ट को भूल जाओ, इस आने वाली तबाही में पूरा ईस्टर्न वेस्टलैंड ही राख में बदल सकता था। तुम्हें मेरे वंश को खत्म करने और मेरी विरासत मिटाने की हिम्मत किसने दी? उस विशाल लाल आंख से एक गहरी और ठंडी आवाज आई। वो आवाज खुद यूनिवर्स के रूल्स की तरह गूंज रही थी और आसपास की जगह को टुकड़ों में तोड़ रही थी। सेज का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने मेरे कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़ लिया और अपने कमजोर शरीर के पीछे मुझे छिपाने की कोशिश करने लगी। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे बताया कि डरने की कोई बात नहीं है। फिर मैं धीरे से सीधा खड़ा हुआ नफरत से भरी उस लाल आंख का सामना किया और पूरी तरह नाराज होकर अपने कान पर हाथ रखा। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरी औरत डर गई है? जैसे ही उस बड़ी लाल आंख ने मेरी आवाज सुनी, उसकी पुतली तेजी से सिकुड़ गई। उससे निकल रहा जबरदस्त और घमंडी दबाव अचानक एक अजीब और बेचैन करने वाले तरीके से बुरी तरह डगमगा गया। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था, जैसे मेरे शरीर के आर पार देखकर सीधे मेरी आत्मा को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पूरा आधा मिनट बीत गया, तब जाकर उस भारी और ठंडी आवाज में पहली बार हल्के से कंपन का एहसास हुआ। तुम्हारी मौजूदगी उस पागल जैसी क्यों लग रही है जो इयॉन ड्रीम रेल्म से आया था और जिसने एक बार मेरे सिर पर ईंट मार दी थी? ये सुनकर सेज ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और मासूमियत से कंफ्यूज हो गई। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी ठुड्डी को हल्का सा रगड़ते हुए कहा, मैं भी सोच रहा था कि तुम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो। तो ये तुम हो, तुम अंधे बूढ़े बेवकूफ। क्या पिछली बार उस सपने में मैंने तुम्हारा पैर तोड़ दिया था और अब तुम अपनी आंख भी खोना चाहते हो? आसमान में मौजूद वो बड़ी लाल आंख जोर से फड़क उठी, जैसे वो किसी बेहद डरावनी याद में फंस गई हो। आसमान में खाली जगह तेजी से मुड़ने लगी और अपर रेल्म का वो राजा पीछे हटने की पूरी कोशिश करने लगा। भागने की कोशिश कर रहे हो? कोई चांस नहीं। मेरे होठों के कोने पर एक बेरहम मुस्कान आ गई। मैंने अपना दाहिना पैर जोर से जमीन पर पटका और तोप के गोले की तरह आसमान में उछल गया। बहुत पुराना सपना। तीसरी जिंदगी। सपने में कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे सौंप दो। जैसे ही मेरा शरीर आसमान में ऊपर उठा, उस सबसे बड़े डेविल किंग की दर्द भरी और चुभने वाली चीख खाली जगह में गूंजने लगी। ईस्टर्न वेस्टलैंड के ऊपर का पूरा आसमान सुनहरी और लाल चमक से भर गया।